अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 94 पार्ट बी हमने स्टार्ट कर दिया जी, और आप भी अब बोलना खामोश कर दें, चुप कर जाएं। कि मिनट बाद थले टुर जाती शरारत कर रही हैं। अच्छा जी, IS 8 में थोड़ी सी रीडिंग रहती थी, थोड़े MCQs रहते थे 15-20 मिनट में। उम्मीद है इसको, उम्मीद तो है कर लेंगे। तो उसके बाद EPS पे जाएंगे, उसकी थ्योरी पढ़ते हुए, उसके MCQs करते हुए। टाइम ख़त्म हो गया तो ठीक है, वरना फिर वहाँ से रेशोज़ पे आ जाएंगे। आप लोगों की कल क्लास एक्स्ट्रा नहीं करूँगा, फिर परसों करूँगा, फिर परले दिन नहीं करूँगा, फिर हफ्ते को करूँगा। ये मैंने कहा पहले बता दूँ, ठीक है। और इसके अंदर हाँ, मतलब आज क्या मंगल है ना, कल बुध को नहीं करूँगा इंशाल्लाह, परसों जुमेरात को। कल लगातार ही दो देख लो। कौन सी क्लास छोड़ के आए हो? नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो ये भी ऑनलाइन आ जाती है ना। ये तो ऐसे MCQ करने थे हमने, वो मेन काम जो क्लास का वो नहीं छोड़ना चाहिए। चलें जी, आ जाएं, कर लेते हैं जी डिसाइड। कल की क्लास में बता दूंगा फिर, ठीक है, अगर आप इस पर राजी हैं। कल नहीं तो परसों तो होनी है भाजी, तो फिर वही कल ही कर लें। अच्छा जी, पेज नंबर 484 पे आपकी किताबों के ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमने स्कोप इसका पढ़ा था। ये स्टैंडर्ड सेलेक्टिंग और अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे अप्लाई होता है। सेलेक्ट करते हुए कहता है, वो सारी बात इसने की थी कि पहले रेलेवेंट स्टैंडर्ड देखो, नहीं है तो कोई मिलता जुलता स्टैंडर्ड देखो, नहीं है तो फ्रेमवर्क की तरफ जाओ। और उसमें उसने कहा था कोई मिलता जुलता स्टैंडर्ड हो तो उसको देख लो किसी और बॉडी का, ठीक है। वो जो एक ऑर्डर था, तो सिलेक्टिंग और अप्लाइंग अकाउंटिंग। अप्लाई करने के बारे में कहता था, जब सेलेक्ट कर लो तो फिर अप्लाई करो कंसिस्टेंटली। फिर उसके बाद अगर एस्टीमेट चेंज हो तो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लेके जाना, प्रोस्पेक्टिवली चलाओ। और चेंज इन पॉलिसी है या प्रायर ईयर है तो रिट्रोस्पेक्टिवली लाओ। ये सारा स्कोप ही तो था इसका, IS 8 में ये सारी बातें थी, ठीक है। फिर डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ से पढ़ा दी थी। रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता था, ठीक है। इसको ज़रा पढ़ते हैं, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। वैसे ये मैंने यहाँ से गुजार दिया था, लेकिन फिर भी देख लें। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जिस साल में आप खड़े हैं उसके साथ जो पिछले साल गुजरे हैं, तो कितने साल प्रेजेंट करने हैं। मैंने आपको याद करवा दी थी ये बात कि इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की बनानी है, जिस साल में आप खड़े हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर 2020 में खड़े हैं तो इनकम स्टेटमेंट 2019-20 और बैलेंस शीट 2018-19 और 20। एंड इट शैल इंक्लूड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। लाजमी है कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दें फॉर नरेटिव and descriptive information if it is relevant to understanding of current period's financial statement. An entity shall present as a minimum 2 statement of financial positions, 2 statement of comprehensive income, 2 statement of cash flows and 2 statement of changes in equity and related notes. ये तो बता दिया उसने, जो IS 1 भी कहता है। यानी कि ये तो वैसे ही हमें पता है कि अगर आप खड़े हुए हैं 2020 में तो 19 लाजमी है साथ प्रेजेंट करना। अब अगली बात आती है, एन एडिशनल थर्ड बैलेंस शीट एट बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। देखें, अगर आप 20 में खड़े हैं तो प्रीसीडिंग पीरियड क्या है? प्रीसीडिंग पीरियड क्या बनता है? 2019। और इसका बिगिनिंग क्या बनता है? 2018 का क्लोजिंग, जो इसका ओपनिंग बनेगा। तो वो यही बात करना चाह रहा है। ज़रा अंग्रेज है ना, अंग्रेज तो फिर ऐसी बात करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कहता है एन एडिशनल थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कब रिक्वायर्ड है? आप बताएं कब रिक्वायर्ड है? जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता था या प्रायर ईयर करेक्शन होती थी, और अगर हम 20 में खड़े हैं तो वो 18 से यानी कि 19 से भी पीछे चली जाती थी, तो हम 3 बैलेंस शीट्स बनाते थे। इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की। याद आ रहा है ना? तो इसने भी यहाँ पर सिर्फ किसकी बात की है? बैलेंस शीट की। अ थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन एन एंटिटी applies an accounting policy retrospectively और मेक्स अ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ऑफ आइटम। रीस्टेटमेंट एरर के केस में होती है, ठीक है ना जी। और रिक्लासिफाइज आइटम्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो भी चेंज इन पॉलिसी था, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी पहले कमीशन इनकम होती थी, आपने उसको अगर चेंज करके अब सेल्स में, रेवेन्यू में डालना है, तो ये क्या है? ये भी चेंज इन पॉलिसी है। तो अगर आपने चेंज इन पॉलिसी अप्लाई किया है रिट्रोस्पेक्टिवली, या प्रायर ईयर एरर करेक्ट किया है, वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली होता है, या आपने कोई क्लासिफिकेशन चेंज की है, तो 3 बैलेंस शीट्स कम से कम दिखानी है आप, ठीक है ना।
मतलब वही बात कि हम खड़े 20 में हैं तो कब 18 बनता था। एक तो सिर्फ बैलेंस शीट में 18 बनाते थे, उसने बैलेंस शीट की बात की। कब बनाते थे? जब अपने लिए अगर बात करें हमारे लेवल पे जो टेस्ट भी हो रहा था, जितने सवाल भी नजर आया हमें, अगर पॉलिसी चेंज है और वो 19 से भी पहले से चेंज होता आ रहा है, या एरर करेक्शन है और वो 19 से भी पीछे चली गई है, तो फिर बैलेंस शीट 3 साल की बनती थी। 3 से ज़्यादा नहीं बनती थी, 3 साल की। और सिर्फ बैलेंस शीट 3 साल की बनती थी। इनकम स्टेटमेंट और चेन इक्विटी 2 साल की ही बनती थी। कुछ याद भी है IS 8? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था अकाउंटिंग एस्टीमेट को रीड ऑनली कीजिएगा। आपने पता नहीं किया या नहीं किया, पढ़ लें इसको, बहुत देर हो गई है इसीलिए तो मैं आ गया हूँ इस पर, ताकि यादें ताज़ा हों। ठीक है जी। जी बेटा बातें ना करें प्लीज़। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है जी? ज़रा छोड़ें इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड की, आप बताएं अकाउंटिंग एस्टीमेट किसे कहते हैं? चेंज तो उसमें होता है, चेंज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? अकाउंटिंग में अंदाजा। अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें हम अंदाजे लगाकर निकालते हैं जहां पर हम एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाल सकते होते। जैसे मिसाल के तौर पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज एन एस्टीमेट, अंदाजा है। क्यों? अंदाजा ही लगा सकते हैं कि लाइफ के एंड पे ये कितने का बिकेगा, रेजिडुअल वैल्यू। अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा। अब वो अंदाजा है, उसमें चेंज भी आ सकता है, तो फिर वो चेंज इन एस्टीमेट होता है। तो एस्टीमेट क्या है? अंदाजा। अकाउंटेंट्स बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, और ये मजबूरी भी होती है। जैसे डेप्शन है, हर साल कैलकुलेट करनी है। अब लाइफ का एंड का वेट करेंगे रेजिडुअल वैल्यू कितनी आएगी फिर जाकर डेप्शिट करेंगे? नहीं। ऐसे ही आपने आज अंदाजा लगा के टैक्स की प्रोविजन बुक करनी होती है, और जून का ईयर एंड किया तो सितंबर में जाके पे करेंगे। हो सकता है टैक्स वाले कहें ज़्यादा टैक्स दो, हो सकता है टैक्स वाले कहें कम दो, लेकिन अब क्या करें, अंदाजा लगाकर इसी साल में बुक तो करना है। तो अंदाजे बहुत सारे लगाने होते हैं। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आर मॉनिटरी अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर सब्जेक्ट टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। हम नहीं सर्टेनली उनको बता सकते कि एग्जैक्ट कितनी अमाउंट होगी डेप्रिसिएशन की, अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, तो अंदाजे को क्या कहते हैं? एस्टीमेट। अंदाजे को क्या कहते हैं जी? तो अकाउंटेंट्स बहुत सारे एस्टीमेट्स यूज करते हैं अकाउंटिंग करते हुए, और वो एस्टीमेट्स ऐसे नहीं कि बाबा जी ख्वाब में आए और उन्होंने कहा लाइफ इतनी ले लो, रेजिडुअल वैल्यू इतनी ले लो, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा लो। नहीं, हमारी प्रोफेशनल जजमेंट होती है जिसकी बेस के ऊपर हम अकाउंटेंट्स जो है वो अंदाजे लगाते हैं। किसी न किसी बेस के ऊपर ही होता है। एक मैंगो मैन बाहर जाता हुआ वो अंदाजा नहीं लगा सकेगा जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है अपनी जजमेंट लगाते हुए अंदाजा लगाएगा, और कुछ बेसिस के ऊपर ही लगाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है जी? जिन अमाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेजरमेंट अनसर्टेनिटी हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम अकाउंटिंग एस्टीमेट। अनसर्टेन है, आगे कहता है, अच्छा ये डेफिनेशन ही चल रही है। एन अकाउंटिंग पॉलिसी मे रिक्वायर आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मेजर्ड in a way that involves measurement uncertainty, that is monetary amounts that cannot be observed directly and must instead be estimated। कहता है कोई कभी कभी ना ऐसी पॉलिसी हमें पॉलिसी सिलेक्ट कर ली, हमने पॉलिसी सिलेक्ट की कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल के अंदर हमने एसेट को किस पे रखना है? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड। अब ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है, अब डेप्शन निकालनी है, मजबूरी है। हमने अकाउंटिंग पॉलिसी क्या सिलेक्ट की हुई है? कॉस्ट मॉडल। उसके लिए हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना है, यानी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन, लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए भी, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए भी हम एस्टीमेट्स ही करते थे कि फ्यूचर में इतने कैश फ्लोज आएंगे, इतने का बिक सकता है। तो बहुत सारे एस्टीमेट्स लगाने पड़ते हैं। कोई भी अगर पॉलिसी सिलेक्ट करें तो उसके अंदर अगर कोई फिगर नहीं मिल रही तो एस्टीमेट लगाकर उसको, फेयर वैल्यू एस्टीमेटेड होती है, ठीक है ना। तो कहता है एन अकाउंटिंग पॉलिसी मे रिक्वायर आइटम इन लेट्स से फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, मैं एक दे लूं, ठीक है। Depreciation in financial statement to be measured in a way that involves measurement uncertainty, that is monetary amount that cannot be observed directly or must instead be estimated। अब यह कहता है the use of reasonable estimate is an essential part of preparation of financial statement and does not undermine their reliability। कहता है कि जी reasonable estimate होना, reasonable चाहिए। मैंने ऐसा अर्ज किया ना, आप प्रोफेशनल आदमी प्रोफेशनल जजमेंट के जरिए से अंदाजा लगाएगा। ये तो नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके वो 20 में से कोई एक फिगर लाइफ कितनी होगी जी, 5 अक्कड़ 6 बक्कड़, कहते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे अब करके वो जनाब ये इतनी लाइफ होनी चाहिए। नहीं भाई नहीं, ठीक है, होना रीजनेबल एस्टीमेट चाहिए, ठीक है। और इस वजह से कि एस्टीमेटेड फिगर्स हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वुकत नहीं कम हो जाती, वो ये कहना चाह रहा है। मजबूरी है, एस्टीमेट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स क्या हैं? एक्सपेंस ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट, जो एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं रिटर्न ऑफ, वो नहीं, ये क्या है जी? प्रोविजन। एक्सपेंस ऑफ बैड एंड, चलो बैड तो एक्चुअल हो गया, जो डाउटफुल डेट होते हैं वो उनकी प्रोविजन नहीं बनाते। अब अंदाजा लगाते हैं 10% नहीं आएंगे, तो क्या जरूरी है 10 ही ना आए?
सबके ऊपर सोचा 10 नहीं आएंगे, हो सकता है उनमें से कुछ आ जाएं, कुछ बिल्कुल ही ना आए, अंदाजा ही है। तो अंदाजा लगा के हमने एक्सपेंस बुक करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इस साल में अगर सेल की है तो इस साल के अंदर ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एस्टिमेट करो और बैड एक्सपेंस इस साल बुक करो। हालांकि वो लोग कभी भागे नहीं है। अब क्या अंदाजा लगाने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो गई हैं? नहीं, गलत नहीं है। हमने एक रिलायबल एस्टिमेट अपने तरफ से बनाकर, बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, हमने एक अंदाजा लगा के एक एक्सपेंस बुक किया है और फ्यूचर के एक्सपेंस को आज बुक किया है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने फॉलो करना था कि अगर सेल इस पीरियड में किया है तो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी इसी पीरियड में आना चाहिए। तो जो बैड होने हैं कल को, इन्हीं सेल्स वालों में से भागने हैं ना। तो सेल इनकम इस साल में है तो इसका रिलेटेड एक्सपेंस भी खींच कर इधर ले आते थे। ठीक है, बैड एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिसमें लाइफ, मेथड, रेजिडुअल वैल्यू सब एस्टिमेट होता है। प्रोविजन फॉर वारंटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वारंटी क्या है? आपने इस साल में 100 मोबाइल बेचे 1 साल की वारंटी के साथ। अब ये जो इस साल में 100 मोबाइल बिके, इनकी वारंटी अगले साल पूरी होनी है। अब अगले साल में पता नहीं कितने मोबाइल सही होने आए। अब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर एक अंदाजा लगाएंगे कि लेट्स से जी 100 में से 5 मोबाइल ठीक होने आते हैं। अब उसकी बुनियाद पर आप एक एक्सपेंस बुक करेंगे। ये आप IAS 37 में जाकर पढ़ेंगे, FAR 2 के अंदर ये एस्टीमेट लगाना होता है आपने। ठीक है, और एस्टीमेट लगा के आप एक्सपेंस बुक करेंगे इस साल के अंदर, क्योंकि सेल आपकी इस पीरियड से रिलेट करती है, चाहे ये सही होने अगले साल आ रहे हैं। अंदाजे से आज एक्सपेंस बुक करेंगे, फिर एक्चुअल तो एस्टीमेट चेंज खुद ब खुद हम आगे कर ही लेते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी की भी फेयर वैल्यू होती है। हाँ, फिलहाल आप छोड़ें बस एसेट की फेयर वैल्यू। NRV ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री। NRV के अंदर क्या यूज हो रहा होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, एस्टिमेट एस्टिमेट एस्टिमेट। तो NRV क्या है? एस्टिमेट। अब आपके पास आज एक स्टॉक के अंदर आइटम पड़ा है, आप कहते हैं 100 रुपए इसकी कॉस्ट है और इसकी NRV 120 है, अंदाजा है। इसकी NRV 90 है, अंदाजा है। अंदाजा लगा के आप NRV का टेस्ट लगा के देखते हैं, अगर कॉस्ट से कम हो तो आप आज ही लॉस बुक करते हैं, वरना नहीं। ये अकाउंटिंग एस्टीमेट की कुछ एग्जांपल्स थी। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, ये ओनली फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू है, खुदा के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिकली आपके सामने अगर कभी ऐसा मसला आए ना कि आपको समझ ना आ रही हो एक चीज़ के सामने देखने से कि ये चेंज इन पॉलिसी है या चेंज इन एस्टीमेट है, तो स्टैंडर्ड कहता है जब डिफ़िकल्ट हो टू डिस्टिंग्विश तो आप क्या अज्यूम करना। आप, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपके MCQs के लिए है, सिर्फ ये लाइन याद रख लें, क्योंकि हो सकता है आपका नॉलेज इस लेवल तक ना गया हो कि आपको हर बात का पता हो और आपको एक चीज़ की समझ ना आ रही हो कि ये पॉलिसी एस्टीमेट है, आपकी अपनी वजह से, आपके नॉलेज के लेवल की वजह से, और आप उसको कहो चलो जी स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था ना चेंज इन एस्टीमेट, नोट डाल दो जी, आई हैव अज्यूम्ड चेंज इन एस्टीमेट, कान रख के नीचे देगा वो रिजल्ट। ठीक है, तो मैं मशवरा दे रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर आगे जाकर एक प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप पूरे फुल फ्लैज अकाउंटेंट होंगे, प्रोफेशनल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, एक चीज़ सामने आएगी, वहाँ समझ नहीं आ रहा कि ये चेंज इन एस्टीमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, डिफिकल्ट हो तो वहाँ पर उसको चेंज इन एस्टीमेट ले लेना। लेकिन उस वक्त आपका लेवल भी तो डिफरेंट होगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता लग चुकी होंगी। ठीक है, तो MCQs के पॉइंट में से ये पॉइंट याद रखना है, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट फ्रॉम अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, द चेंज इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग। जब मुश्किल हो तो क्या अज्यूम करना है इसको, लेकिन ये सिर्फ किस लिए याद रखना है आपने? MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना तो सवाल के अंदर वो वैसे नॉर्मली बताएगा आपको जो सवाल करने हैं। ठीक है ना, ये ना हो कि सवाल में कुछ समझ ना आ रही हो कि ये क्या करना है तो आप ये नोट डाल दो। उसके बाद ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। एस्टीमेट अंदाज़ा, चेंज हो जाए तो क्या करेंगे? रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे चेंज को? नहीं नहीं, जो हुआ सो हुआ, अंदाज़ा था, अंदाजे में तो गलती हो ही सकती है। अब अगर अंदाज़ा बदल गया है, हम पिछले साल में जो हुआ सो हुआ उसको छोड़ देंगे, करंट ईयर को सही करेंगे और आने वाले ईयर्स को फिर सही अंदाजे के हिसाब से अकाउंट फॉर करेंगे। एन अकाउंटिंग एस्टीमेट मे नीड रिवीजन इफ चेंजेस अकर इन द सर्कमस्टांसेस ऑन विच द अकाउंटिंग एस्टीमेट वाज बेस्ड और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और मोर एक्सपीरियंस। कहता है एस्टीमेट जो है, अंदाजा जो था उसमें चेंज करना पड़ सकता है। क्यों? सर्कमस्टांसेस बदल गए। आप बात कर लें, हम बाद में पढ़ा लूँगा, कोई बात नहीं, मैं बाद में पढ़ा लेता जी। अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज करनी पड़ सकती है। क्यों? सर्कमस्टांसेस, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, एक्सपीरियंस आपको हो गया, नहीं 10% ऐसी बात थी बनाई हुई, डराया होता लोगों ने, 5% ही भागते हैं। एस्टीमेट चेंज हो गया एक्सपीरियंस की वजह से, तो रिवाइज कर लें। ठीक है, तो मे नीड रिवीजन करनी पड़ सकती है। बाय इट्स नेचर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट डज नॉट रिलेट टू प्रायर पीरियड्स एंड इज नॉट द करेक्शन ऑफ एन एरर। इसको करेक्शन ऑफ एरर नहीं कहना, गलती थोड़ा ही है। पिछले साल हमने बेस्ट एस्टीमेट लगाया था अपनी तरफ से, सही सोच समझ कर, कोई 2 नंबरी नहीं लगाई थी।
अब इस साल उसके अंदर चेंज आया एक्सपीरियंस की बेस पर, या सर्कमस्टांसेस हालात बदल गए उनकी बेस पर, तो क्या पिछले साल को गलत कह देंगे? नहीं, ये एरर नहीं है। फिर करना क्या है, अकाउंटिंग क्या है इसकी, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोस्पेक्टिवली बाय इंक्लूडिंग इट इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड ऑफ चेंज इफ चेंज अफेक्ट्स द पीरियड ओनली, और पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स इफ चेंज अफेक्ट्स बोथ। पास्ट में नहीं गया, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इस चेंज इन एस्टीमेट का क्या असर डालो, प्रॉफिट एंड लॉस करंट साल वाले को सही कर लो, और अगर ये ऐसा एस्टीमेट है जो सिर्फ इस साल को नहीं अगले सालों को भी चेंज कर रहा है, तो फिर अगले सालों को भी सही कर लो, लेकिन पिछले सालों को कुछ नहीं कहना। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे 2020 है, हमने अंदाजा लगाया था कि हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 30 रुपए, हमने टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेएबल क्रेडिट कर दिया। 2021 के अंदर जब सितंबर में जब पे करने के टैक्स वालों ने कहा ओ भाईजान 3 रुपए और भी दो, तुम्हारा तो 23 बनता है, तो सिर्फ इस साल के अंदर 3 रुपए मजीद ऐड कर लोगे एक्सपेंस के अंदर, पिछले साल वापस नहीं आते, ये FAR 2 में जाके पढ़ोगे आप। लेकिन इससे आगे इसका असर नहीं जाना, इससे आगे फिर इस साल का अंदाजे की चेंज। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने डेप्रिसिएशन का अंदाजा लगाया था कि जी हमारा एसेट जो है 100 रुपए का है, वो 10 साल डेप्रिशिएट होना है, तो 10-10 रुपए डेप्रिसिएशन आनी है, तो एक साल 10 रुपए आपने डेप्रिशिएट कर दिया था, अगले साल जाकर पता लगा हो अब 9 साल नहीं बाकी, जो 80 रुपये रह गए थे डेप्रिसिएट, 90 रुपये रह गए थे, अब इनके तो सिर्फ 4 साल बाकी रह गए, तो इसका मतलब अब आपको ज़्यादा हो गया, फिर 8 साल 9 साल बाकी नहीं थे, थोड़े कम कर लें, ठीक है, मिसाल के तौर पे लाइफ कम हो गई तो डेप्रिसिएशन जो है वो 15-15 रुपये आने लग जाएगी। अब ये क्या सूरत हाल है, एस्टीमेट चेंज तो 2021 में आया है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है कि इसने करंट ईयर को भी छेड़ा और पास्ट को कुछ नहीं कहना फिर भी, तो बस उसने जुमला सिर्फ यही लिखने की कोशिश की है कि अगर एस्टीमेट चेंज हो जाए तो क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी रिकॉर्डेड प्रोस्पेक्टिवली बाय इंक्लूडिंग इट इन प्रॉफिट और लॉस इन पीरियड ऑफ चेंज इफ चेंज अफेक्ट दैट पीरियड ओनली, और द पीरियड ऑफ चेंज यानी करंट एंड फ्यूचर पीरियड इफ चेंज अफेक्ट्स बोथ। लेकिन पास की बात उसने नहीं की, तो ये अंग्रेजी से लिखी हुई है, मैं पढ़ा रहा हूँ कि किसी MCQ में डाल देगी, पता आपको है करना यही है, ठीक है। और assets and liabilities and equity to the extent that change in an accounting estimate gives rise to change in asset and liabilities or relates to an item of equity, it shall be recorded by adjusting the carrying amount of related asset। वो कहता है कि इसका कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या कर लेना है, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, इट शैल बी रिकॉर्डेड बाय एडजस्टिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिलेटेड एसेट लायबिलिटी और इक्विटी। क्या मतलब, हमने जब ये डेप्रिसिएशन का एस्टीमेट चेंज किया है तो हमारा एसेट, एक तो मिसाल के तौर पिछले साल क्या था, मैंने कहा 100 रुपये का एसेट था, 10 रुपये डेप्रिसिएट होकर कितने पे नजर आ रहा था, 90 पे। जब ये चेंज हुआ तो इस साल अब 15 की डेप्रिसिएशन आने की वजह से ये कितने पे आ जाएगा, 90 माइनस 15 करने से 75 पे। तो वो यही कह रहा है, बस वो कह रहा है कि चेंज इन एस्टीमेट को एसेट लायबिलिटी वगैरह में कैसे रिकॉर्ड करो, एडजस्ट कर लो उस फिगर को इस तरह से कि वो नई वाली वैल्यू पे नजर आए। तो हम वैसे ही ऑटोमेटिकली यही काम कर रहे होते थे, ठीक है। तो ये मैंने कहा था, वैसे पढ़िएगा। The change in accounting estimate gives rise to change in asset liability. It shall be recorded by adjusting the carrying amount of related asset. Adjusting the carrying, यानी अगर हम चेंज इन एस्टीमेट ना करते तो हमारा एसेट पिछले साल 90 पे था, 10 रुपए और डेप्रिसिएट होकर 80 पे होता, लेकिन हमारे चेंज इन एस्टीमेट की वजह से ये कितने पे चला जाता है, 75 पे। यही तो कर रहे हैं, एडजस्ट कर देते हैं कैरिंग अमाउंट एसेट की या लायबिलिटी की, जो भी चीज चेंज हुई है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्क्लोजर क्या करना है जी, डिस्क्लोजर नोट बनाते थे ना, जो नोट हम बनाते थे, ठीक है, वो क्या कहता है, एंटिटी शैल डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। नेचर बताते थे, ड्यूरिंग द ईयर लाइफ हैज़ चेंज फ्रॉम इतने साल टू इतने साल, ठीक है जी, और अमाउंट बताते थे, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, बताओ जी नेचर और अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है जी। अकाउंटिंग एस्टीमेट की नेचर बताओ, तो चेंज की नेचर है, क्या हुआ है, क्या हुआ है जी, लाइफ बदल गई, रेजिडुअल वैल्यू बदल गई, नेचर बता दी। फिर अमाउंट में भी चेंज बताओ, क्या जी, दैट हैज़ एन इफेक्ट इन करंट पीरियड और इज एक्सपेक्टेड टू हैव इफेक्ट इन फ्यूचर पीरियड्स। क्या करते होते थे, करंट ईयर प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज और फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स इंक्रीज डिक्रीज लेते थे, पास्ट को तो कुछ नहीं कहते थे, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑन फ्यूचर पीरियड व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। ये छोड़ो, इसको काट दो। काट इसलिए दो कि वो पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि करंट पीरियड को और फ्यूचर पीरियड को बता दो,
इफेक्ट क्या है करंट पे और फ्यूचर पे। हाँ, अगर फ्यूचर का इम्प्रैक्टिकेबल है निकालना तो फ्यूचर रहने दो, दफा करो इस बात को, बस पता होना चाहिए कि क्या करते हैं हम। जैसे नोट बनाना सीखा था ना, बस वो हमें आता हो। ठीक है, ये लाइन काट दें आगे। ये लाइन वैसे ज़हन में रख दो, ये वाली, हालांकि ऊपर मैंने काट दिया है, लेकिन क्या कह रहे हैं, बात इतनी सी है। एस्टिमेट चेंज एक अंदाजा है, चेंज हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी करंट और फ्यूचर को छेड़ना है। और बैलेंस शीट में क्या करना है, करंट फ्यूचर को कुछ नहीं करना होता। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ हम कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं और वो रिवाइज अमाउंट आने लग जाती है। ठीक है, नोट के अंदर क्या बताओ, नेचर क्या चेंज है जी, और अमाउंट बताओ, करंट और फ्यूचर, इन दोनों की बताते थे ना। जैसे चेंज एस्टिमेट का नोट जहन में आ रहा है या ओपन करूं? अच्छा, अब अगली बात, हो सकता है चेंज इन एस्टीमेट भी हो, फ्यूचर ईयर्स पे इंपैक्ट भी डाल रहा हो, लेकिन आप वो निकाल ना पा रहे हो किसी वजह से, इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, तो इफ अमाउंट ऑफ इफेक्ट इन फ्यूचर पीरियड इज नॉट डिस्क्लोज बिकॉज एस्टिमेटिंग इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, एंटिटी शैल डिस्क्लोज दैट फैक्ट। अगर ना कर सके किसी वजह से एस्टीमेट, तो यूजर को लिख के बता दे कि जी हम कर नहीं पा रहे फ्यूचर का इंपैक्ट करंट ईयर में। तो ये है, ये मैंने एमसीक्यूज के लिए बता दिया, वरना इसको भी काट नहीं लगा था। ठीक है, और सही है। तो डिस्क्लोजर, इधर देखो, इतनी सी बात, डिस्क्लोजर में क्या बताओ, इधर देखो, इधर देखो, प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्या करना है, क्या बता दो जी, प्रॉफिट लॉस शैल बी रिकॉर्डेड द चेंज, ऐसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट शैल बी रिकॉर्डेड प्रोस्पेक्टिवली इन प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स। बस, बाकी कुछ भी नहीं आपने हाईलाइट करना। अब ये मतलब की बात निकल आई आपके लिए। ठीक है, इतनी सी बात बस आपने जहन में रख लेनी। ठीक है, इतनी सी बात हमें पता भी है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रह जाए। ठीक है ना, कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का जो इफेक्ट है उसको रिकॉर्ड करो प्रोस्पेक्टिवली इन प्रॉफिट एंड लॉस इन पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स। सादा होगी बात। अब फिर इतना सा ध्यान में रख लिया। ठीक है ना, आप हाईलाइटिंग एंड पे किया करें, क्योंकि मैंने फिर शॉर्ट कर, पढ़ते हो तो मैं यूं अंडरलाइन करता जा रहा होता हूँ ना, लेकिन बाद में फिर आपके लिए तो शॉर्ट करना होता है ना बात को। ठीक है, उसके अलावा अब अगली बात, द इफेक्ट ऑफ चेंज एसेट लायबिलिटीज पे कैसे करो जी, द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट in assets and liabilities shall be recorded by adjusting the carrying amount of related asset और liability। और इक्विटी भी होता ही है। ठीक है, मतलब जो भी आइटम इफेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो चेंज को कैसे रिकॉर्ड करना है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को, बस उसकी कैरिंग वैल्यू को सही कर लो, वो ऑटोमेटिकली हो जाती थी जब हम रिवाइज फिगर ले लेते थे। और ठीक है ना, और तीसरी चीज डिस्क्लोजर में क्या बताओ, द एंटिटी शैल डिस्क्लोज द नेचर, नंबर 1 नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज। नेचर क्या है जी चेंज की, और अमाउंट क्या है जी चेंज की, और कब कब बताओ, दैट इज इफेक्ट इन करंट पीरियड और एक्सपेक्टेड टू हैव इफेक्ट इन फ्यूचर पीरियड। And if the amount of future period cannot be estimated, disclose this fact। ठीक है जी, और सही है। पेपर में ऐसा नहीं होगा, अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी में लिख के बता देना। आपको कहिए हमें पता नहीं लग रहा इसलिए हमने डिस्क्लोजर डाल दिया है, ऐसे नहीं जाएगा। बस ये एमसीक्यूज के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको, एमसीक्यू आ जाए। आप तो स्टैंडर्ड भी नहीं ना साथ जाना, ठीक है, इसलिए भी ज़रा तफसील से ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, वरना तो मैं 2-4 पैराज पढ़ा के 2-4 पैराज हाईलाइट करा देता था कि अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो ओपन कर लेना। अब वो समझाना पड़ रहा है ज़रा। ठीक है, तो यही चेंज आता है। आप बच्चे पूछते हैं सर अब क्या होगा, स्टैंडर्ड तो आप जाने नहीं है। पहले बड़ा स्टैंडर्ड लेके जाते थे, पिट पिट के उस्ताद खलो जाते थे, ले आओ हाईलाइट करा लो, लेते ही नहीं थे, मर जाता था उस्ताद, लेके किसने जाने होते थे। अब जैसे उन्होंने कहा है जी ओपन बुक नहीं रहा, सर अब क्या होगा, सर स्टैंडर्ड नहीं साथ जाएंगे, सर हम तो मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, यही होगा, बस ध्यान से उस्ताद जरा पढ़ाता, 2-4 बातें ज़्यादा याद करवा देता है, वो ऑटोमेटिकली। हमारे टाइम में भी साथ ओपन ये कोई नहीं था इस लेवल पे, फाइनल में जाके ओपन बुक होता था। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल तो खुदारा कर लेना, ये मैं नहीं करवा रहा। ओके,
ये मैंने पढ़ा दिया था, इसके अंदर सिर्फ एंड पे डिस्क्लोजर वाला रह गया था, ठीक है। लेकिन क्विकली इसको जरा देख लें। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है? वो अंदाजे जो फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करने होते हैं उनके लिए हमें लगाने पड़े। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? इसकी डेफिनेशन है बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स वगैरह यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स, ठीक है। तो these are specific principles, basis, convention, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements। तो ये अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, ठीक है। अब ये आगे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, पहले वो कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेट करती है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया से। मसलन मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी कहां कहां लग सकती है? रिकॉर्ड करते हुए, मेजरमेंट के वक्त, प्रेजेंटेशन के वक्त। तीन बातें, ठीक है। रिकॉर्डिंग के वक्त कब लगती है अकाउंटिंग पॉलिसी? IAS 23 कहता था ना कि अगर इंटरेस्ट आपने ऐसे लोन पर पे किया है जिस लोन को आपने ऐसे एसेट के लिया है जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले रहा हो, तो उस एसेट को क्वालिफाइंग एसेट कहते हुए इस इंटरेस्ट को इस एसेट कॉस्ट में ऐड कर दो। नाउ दिस इज रिकॉर्डिंग द एसेट, रिकॉग्नाइजिंग द एसेट इन कॉस्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द इंटरेस्ट इन कॉस्ट ऑफ एसेट। तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया के वक्त अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेट कर सकती है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट रादर देन चार्जिंग इट एज एन एक्सपेंस। ये क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी है रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एज एसेट रादर इंटरेस्ट। बात समझ आई? दिस इज व्हाट? दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट एज एसेट या इन एसेट। अदर क्या क्या बोला था मैंने पहले, इतना चंगा जुमला। वापस आओ, एक मिनट, ठीक है। ये क्या है जी? अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट एज एन एसेट रादर एक्सपेंस। तो क्या हो गया? एक मिसाल दी है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे बता रहा हूं कि यहां लिखा क्या हुआ है। या मेजरमेंट बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी कहां आके अप्लाई होती है? मेजर करो एसेट को कॉस्ट मॉडल पे या रीवैल्यूएशन मॉडल पे। मेजर करो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे या फाइफो पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर करो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे, फेयर वैल्यू मॉडल पे। मेजर करो इन्वेंट्री को फाइफो पे, एफको पे, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये अकाउंटिंग पॉलिसी हैं जो रिलेट करती हैं मेजरमेंट ऑप्शंस के साथ, मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट के वक्त अकाउंटिंग पॉलिसी कोई एक ऑप्शन के तहत सिलेक्ट करते हो तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है। कब बनी? मेजर करते हुए, ठीक है। और प्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को आप चाहो तो अलग शो करो, चाहो तो एसेट नेट करो, ठीक है। इनकम रिलेटेड ग्रांट आप चाहो तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे ग्रांट इनकम अलग शो करो और रिलेटेड एक्सपेंस अलग शो करो, चाहो तो नेट कर दो। अब ये क्या है? ना तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है, ना ही मेजरमेंट के हिसाब से। जस्ट क्या है? प्रेजेंटेशन है। जस्ट क्या है? प्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटिंग डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट आइदर सेपरेटली और डायरेक्टली। क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड इज एट। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था उस वक्त, ठीक है जी, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी अकाउंटिंग पॉलिसी की। अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या और कुछ एग्जांपल्स आ गई। अब सिलेक्ट करते हुए मैंने आपको एक तरतीब बता दी थी कि आपने स्पेसिफिक IFRS पढ़ाया था, स्पेसिफिक IFRS अप्लाई करना है। अगर वो ना हो तो अपनी जजमेंट लगानी है इस ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले फ्रेमवर्क की तरफ आओ और जजमेंट लगाते हुए देखो कोई सिमिलर IFRS मिल जाए, ठीक है। नहीं मिल रहा तो किसी और हमसाये से पूछ लो, US गैप्स वगैरह से, ठीक है। नहीं तो फिर आखिरी हल तो है ही, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे चले जाओ, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी जब एक बार आपने सेलेक्ट कर ली तो उनको अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली, उनको चेंज करने की इजाज़त नहीं है अनलेस के चेंज हो जाए स्टैंडर्ड। ये चेंज होती है कंपलसरी। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड आकर खुद बताएगा ट्रांजिशनल प्रोविजंस कोई हैं, क्या कर लो, प्रोस्पेक्टिवली करो, रिट्रोस्पेक्टिवली करो, माफ़ी को देनी है तो खुद देगा, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड बदले तो। और अगर स्टैंडर्ड ना बदले, आप खुद ये सोचते हैं कि हम फाइफो से एफको पे चलते हैं, हम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाते हैं, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पर आते हैं, तो
ये वॉलंटरी चेंज कहलाएगा। स्टैंडर्ड कहता है ये तुम्हारी मर्जी से तुम आ रहे हो तो माफी मांगने ना आना, ये चेंज इन पॉलिसी वॉलंटरी है, आपको रिट्रोस्पेक्टिवली इसको सही करके लाना पड़ेगा, चेंज करके लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। ठीक है जी, अनलेस रिक्वायर्ड or permitted by IFRS. For example, IAS 16 allows use of cost model or revaluation model for measurement after recording. This is an example of where IFRS permit categorization of items for which different policies may. However, either of the measurement model must be applied to entire class. अच्छा ये ठीक है, ऐसे ही है. Consistency also applies that same accounting policies be applied in different accounting periods unless a change in policy is required or permitted. For example, if it applies weighted average cost formula for certain type of inventory in one period, वही कह रहा है कि जो पॉलिसी है उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, चेंज नहीं करना। ठीक है, चेंज की कब इजाज़त है वो मैंने पहले ही बता दिया। चेंज कब हो सकता है? व्हेन अलाउड, अगर स्टैंडर्ड ही बदल जाए, रिक्वायर्ड बाय IFRS। ठीक है, मिसाल के तौर पे IAS 23 पहले कहता था मर्जी या इंटरेस्ट को एक्सपेंस में डालो या एसेट में डालो, क्वालिफाइंग एसेट वाले को भी, लेकिन फिर बदला और उसने कहा अब इजाज़त नहीं है। जैसे लाइफो हुआ करता था किस ज़माने में, अब नहीं बचा। ठीक है, तो जब ये बदला तो फिर इसकी, वैसे तो जनरल बात क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड की वजह से बदला है तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस फॉलो करो जो स्टैंडर्ड कहता है। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव भी। स्टैंडर्ड ने जो खुद आकर चेंज किया तो खुद वो इजाजत भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ट्रांजिशनल प्रोविजंस ना हो या अगली वाली बात वॉलंटरी भी होगा तो हमने रिट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई करना है। अच्छा, वॉलंटरी कब होता है? जब आप, ये नहीं कि इसमें भी आप अपना फायदा ढूंढें। कब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर देंगे? जब प्रॉफिट्स हाई नजर आ रहे होंगे चेंज से, है ना, जब टैक्स बचा लेंगे हम, है ना, क्या ख्याल है? नहीं, जब यूजर को बेटर इंफॉर्मेशन मिले, जब इट रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो चेंज कर सकते हो, ऐसे नहीं। ठीक है ना, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, एंटिटी को बताना पड़ता है कि जी हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा रिलायबल और ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे अगर हम ये चेंज कर देते हैं, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चेंज करना हो, मिसाल के तौर पे FIFO से EFCO पे जाना, मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे आना, मिसाल के तौर पे रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आना IAS 16 के अंदर, ये सब क्या है? चेंज इन पॉलिसी है। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये जो बात है ना, इसके बारे में स्टैंडर्ड ने एक बात लिखी है, मैं पैरा फिर किसी वक्त देख कर लिखा दूंगा, अभी मैं कहता हूँ ज़रा MCQs कर लें, वैसे मैं ज़बानी वो पैरा बता देता हूँ। आज तक आपके दिनों में सवाल आता होगा कि सर ने ये कहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे आए, फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे जाएं, ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन IAS 16 के बारे में सर ने ये कहा था कि अगर आप IAS 16 में अगर आप कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं तो मैंने कहा था जी ये चेंज इन एस्टीमेट है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन पॉलिसी तो है, चेंज इन पॉलिसी इज, चेंज इन पॉलिसी है, इज है, लेकिन ये चेंज इन पॉलिसी नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8 है। इसकी अकाउंटिंग IAS 16 ही जो बताई हुई है वही करो। अब जहनों में सवाल ये आता है, ये वाली बात सर ने बोली कोई नहीं है, पता नहीं इधर क्या होता होगा कि रीवैल्यूएशन मॉडल से अगर हम कॉस्ट मॉडल पर आ जाएं तो जी आपके ख्याल में ये क्या है? ये भी चेंज इन पॉलिसी है। ठीक है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने की बजाय ना स्टैंडर्ड ने पता है क्या कहा है? स्टैंडर्ड ने कहा है कि ये चेंज इन पॉलिसी तो है, लेकिन मेरे ख्याल से, देखो स्टैंडर्ड बदलेगा वो तो खुद बता देगा ना। अब ये चेंज इन पॉलिसी क्या हो सकती है? वॉलंटरी हो सकती है ना। IAS 16 बदले फिर तो IAS 16 खुद बताएगा क्या करना है, कि आप रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट पे आ जाएं, रीवैल्यूएशन मॉडल दुनिया से हमने खत्म कर दिया है। अगर IAS 16 ये कह देता है तो जो करना है वो भी खुद बताएगा ना, वो तो बात खत्म हो गई। अब रह क्या जाता है? वॉलंटरी चेंज। अगर आपने ये चेंज वॉलंटरीली किया है तो ये चेंज इन पॉलिसी है। स्टैंडर्ड कहता है मेरे ख्याल से तो ये चेंज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चेंज मेरे हिसाब से, ये चेंज जो है
ये कोई बेटर इन्फॉर्मेशन, मैं पैरा को लिख के लाया था, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ कौन से पैरा में था। ये जी जनाब पैरा नंबर 31 है, यहीं से पढ़ दूँ, अगर स्टैंडर्ड खोलना है तो स्टैंडर्ड ही खोल देता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड ढूंढना पड़ेगा, ज़रा माजरत के साथ थोड़ा सा वेट करें। इधर तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से, इससे भी पीछे जाना पड़ेगा। पहले स्टैंडर्ड्स बच्चों को जब मैं हाईलाइट करवाता था ना, तो यहाँ पे मैंने वो बच्चों को हाईलाइट करवाए थे, देखें निशान नशून लगवाए थे, बच्चे तो कहाँ फिर भी। आइए सेट फिर नहीं नज़र आ रहा है, ये लब गया। ये बच्चों को हाईलाइट करवाए जाते थे स्टैंडर्ड्स के, लेके जा रहे हो हाईलाइट कर लो सिर्फ इतने पैराज। ये पुराने वाला है, ये पुराने वाला है, ये चेंज हो गया। मैं नए वाले स्टैंडर्ड से पिक्चर लेकर ना आपको, जो मेरी टेबल पे पड़े हुए हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैंने वैसे पिक्चर ले ली थी ये वाली, ये अब इतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ पर कॉपी हो सके, टाइम भी लगेगा। मैं पढ़ देता हूँ। कहता है आइए सेट पॉलिसी चेंज, ये लिख लें आप अपने पास, पैरा 31 के अंदर वो कहता है, पैरा 31 मैं फिर पढ़ाऊंगा ना ताकि याद रह जाए, मैं किसी वक्त दिखा दूंगा ना तस्वीर इसकी। ये पुराना स्टैंडर्ड है मेरे पास सॉफ्ट में। अच्छा जी, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने, बस पैरा 31 लिख लें। आइए सेट अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स स्टेट्स दैट अ वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी मेड ओनली इफ, ये सिर्फ बात वही है जो यहां पे की है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ कहा पैरा 31 लिखें, पैरा 31 लिखें। हाँ, उसके बाद सुने, पागल लोग लिख रहे हैं पैरा 31, पागल हैं क्या आप लोग? पैरा 31 सिर्फ लिखें कि पैरा 31 में ये बात है, और अब सुने, ठीक है, सुने ध्यान से, यही वाली बात लिखी होगी, मिलती जुलती अंग्रेजियां वही हैं। आईए सेट अकाउंटिंग पॉलिसी, आगे नाम लिखा हुआ है, स्टेट्स दैट, आईए सेट स्टेट्स दैट अ वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी मेड ओनली इफ चेंज रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डैश डैश डैश। वो अगली बात लंबी कर रहा है, ठीक है। अब मतलब यही बात उसने की कि दैट रिजल्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आगे वो कहता है it is highly unlikely that a change from fair value model to cost model will result in a more relevant presentation। ये साथ ही उसने इस पैरा में डाल दिया। कहता है वॉलंटरी चेंज सिर्फ तब करना है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल और ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दें। और उसी पैरा के अंदर आगे क्या लाइन डाल रहा है, इट इज हाईली अनलाइकली का मतलब होता है कि कोई चांस नहीं है, बहुत कम, मेरे हिसाब से ना होने के बराबर चांस है। हाईली अनलाइकली है कि चेंज फ्रॉम फेयर वैल्यू मॉडल टू कॉस्ट मॉडल विल रिजल्ट इन अ मोर रेलेवेंट प्रेजेंटेशन। कहता है अब ये अब चबला ना मारें आप, ठीक है ना, कि आप कहें जी हम वॉलंटरी चेंज कर रहे हैं और हम फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कोई करने वाली बात नहीं है। आप खुद भी लॉजिकल बात करें, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने फेयर रीवैल्यूएशन मॉडल चूज किया हुआ है और अब आप कह रहे हैं मैं कॉस्ट मॉडल पे जा रहा हूं क्योंकि कॉस्ट मॉडल ज्यादा बेटर है, ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है? कहने वाले ने कहना पागल हुए हो, वो तो एक इजाजत थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, 50 साल पुरानी दुकान तुमने रखी हुई है, 5 लाख की खरीद कर अभी तक 2.5 लाख डेप्रिशिएट करके 50 साल की लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे थे, को तुक बनती है? फेयर वैल्यू असल चीज है, तो ये बेतुकी बात है। स्टैंडर्ड ने इस चीज को साइड पे कर दिया, ठीक है ना, तो इसलिए इसको आपने सोचना नहीं है। बहरहाल वो कहता है रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाना, इसके बारे में स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं, इट इज, ये मैं लिख देता हूं ताकि आप पिक्चर ले लें, इट इज हाईली अनलाइकली दैट द चेंज, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं देखकर यहां से, दैट द चेंज फ्रॉम रीवैल्यूएशन, दैट द चेंज फ्रॉम द फेयर वैल्यू रीवैल्यूएशन मॉडल ही होता है ना, रीवैल्यूएशन फेयर वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट कहते हैं ना, ठीक है, दैट द चेंज फ्रॉम फेयर वैल्यू मॉडल टू cost model will result in more relevant presentation। कहता है जी ये मुझे नहीं लगता कि ये होगा भी सही, ठीक है, मुझे नहीं लगता। तो दो ही ऑप्शन है पॉलिसी बदलने के, या स्टैंडर्ड बदले या वॉलंटरी हो। तो वॉलंटरी के अंदर वो कहता है चवल ना मारना, इसका मतलब बात बस यहीं पर ही रखें तो ठीक है।
बस इतनी ही जहन में रख लें कि रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आना जो है वो है ही कोई नहीं, वो नहीं होता, क्योंकि वॉलंटैरिली आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब बेटर प्रेजेंटेशन शो करें फाइनेंस। और वो कह रहा है स्टैंडर्ड के ये मेरे हिसाब से इसका कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मैंने कौन सा पैरा लिखा है जी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप यूं लिख दें पैरा 31 IS 8 का, ठीक है, ओके। चलें जी, बातों में पता नहीं बात कहाँ निकल गई। तो पिक्चर लें, जल्दी करें, टाइम नहीं है इतना। मैंने MCQs पता नहीं IS 33 के भी करवाने थे आज, जल्दी करें आप, बस खत्म कहानी, अब मैं और नहीं डिस्कस। बेटा रेशियोज भी तो पढ़ानी है, ये क्या सिलेबस में नहीं है? किसने कहा रेशियोज पढ़ानी थी? बेटा अगर मैं कहता कि मैंने ये पढ़ाना है तो आपने नहीं आना था। बेटा सारा कुछ मैंने खुद पढ़ाना है, ठीक है, सारा कुछ मैंने खुद पढ़ाना है और आपने पढ़ना है। ये मैंने डिसाइड करना है कि सिर्फ जो पढ़ा हुआ आपकी तरफ से छोड़ देना। अब ये वाली बात आपने घर पे पढ़ ली थी, बता दें तो करने वाली बात करें। बेटा मैंने बुलाया है, मैंने पढ़ाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं रेशोज कर रहा, तो आप लोग जा सकते हैं, मैंने किसी को रोका तो नहीं है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, घर पे पढ़ लें, ठीक है, दरवाजे खुले जी। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ये मैंने पढ़ा दिया था। डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ये रहता था। हमने नोट बनाना सीखा था। नोट के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, एक तो दिमाग के अंदर नोट लेकर आए, कौन सी जगह बनाया था हमने? वो वर्किंग वाले सफ़े पे तो नहीं बनाया था कहीं? ये नहीं, वर्किंग वाले सफ़े बनाया था मैंने ख्याल से नोट। हाँ जी, मेरे ख्याल से नहीं मिल रहा मुझे। चलें ज़बानी ज़हन के अंदर लाएं, ज़बानी ज़हन के अंदर लाएं। जब हमने चेंज पॉलिसी का नोट बनाया था, सबसे पहला सवाल जो हमने किया था, हाँ उसकी पिक्चर थी, याद आ गया। वो जो एक बच्चे ने मुझे पिक्चर भेजी थी और दूसरा मैंने साथ मिला लिया था। ये बेटा हमारा पॉलिसी चेंज का नोट था। ये सामने अगर रख लेंगे तो ज़रा इजी हो जाएगा हमें बताना। ये है कितने वैसे एरिया। तो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के अंदर बताया था ड्यूरिंग द ईयर रिवाइज्ड IFRS ऑन बोरिंग कॉस्ट। यहाँ पे IS 23 भी लिखना चाहिए। अब वो पहला दिन था ना, उस दिन तो बस मैंने थोड़ी सी बात कर दी, ठीक है। अब बता रहा हूँ, अगर कोई स्टैंडर्ड बदला है तो आपने उसका नाम भी लिखना है कि स्टैंडर्ड की वजह से चेंज आया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मोटी मोटी बातें आपके सामने हैं, सिर्फ वहाँ से हाईलाइट कर लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब टाइटल बताएं IFRS का। अगर डिस्क्लोजर बनाना है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का, तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी देखो, व्हेन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज़ एन इफेक्ट ऑन करंट और एनी प्रायर पीरियड, ठीक है जी, और माइट हैव इफेक्ट ऑन फ्यूचर, उसको छोड़ो, ठीक है। मत क्या क्या बता दो आप, टाइटल ऑफ IFRS। ये कब होगा? जब ये चेंज आया है IFRS की वजह से। और अगर वॉलंटरी चेंज किया आपने FIFO से F को खुद किया, बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो क्या वो टाइटल बताने की जरूरत है IS 2 में जी? ये ऐसी बात नहीं है। फिर नेचर ऑफ चेंज बताओ, ये तो दोनों में ही होगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है, यहाँ FIFO से EFCO पे गए हैं। फिर अगर चेंज ड्यू टू IFRS है तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस का बताएं, सिर्फ इतना सा याद रखना है, ठीक है। और अगर चेंज ड्यू टू IFRS नहीं है, वॉलंटरी है, तो फिर ट्रांजिशनल प्रोविजन कहाँ से आएंगे? उसके बाद अगर चेंज ड्यू टू IFRS है तो रीजन बताओ क्यों न्यू पॉलिसी है। अगर चेंज IFRS की वजह से है तो क्या रीजन बताएंगे कि क्यों अकाउंटिंग पॉलिसी ज्यादा रिलायबल एस्टीमेट दे रही, रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रही है? नहीं, फिर स्टैंडर्ड बदल गया है, फिर हमारा वो स्टैंडर्ड ने खुद देख लिया होगा, इसलिए यहां पर देखोगे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ आपने कहां पर वॉलंटरी चेंज के केस में बताना है जी कि आपकी जो है वो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन मिल रही है। फॉर द करंट एंड प्रीवियस पीरियड्स क्या बताओ? टू द एक्सटेंट प्रैक्टिसेबल द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स फॉर ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइन आइटम, आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, ठीक है। करंट और
फ्यूचर पीरियड्स, इसीलिए कहा था कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में करंट ईयर को भी आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। इफ करंट और फ्यूचर, करंट नहीं, करंट और सॉरी प्रीवियस, ठीक है। नेक्स्ट, टू द एक्सटेंट प्रैक्टिसेबल, ये दोनों के केस में है, टू द एक्सटेंट प्रैक्टिसेबल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग पीरियड्स बिफोर दोज प्रेजेंटेड। अच्छा, अब बिफोर दोज प्रेजेंटेड का मतलब पता है क्या है? आप 20 में खड़े हैं, 20 और 19 का इफेक्ट तो आपने 20 और 19 में दिखा दिया, 18, 17, 16 वो भी तो प्रेजेंट करते थे ना, चेंज इन इक्विटी के अंदर ओपनिंग में कर देते थे बस उसका इफेक्ट, ठीक है। और बैलेंस शीट एक साल की ज़्यादा बना देते थे, तो ये भी आपका सेम ही चलता था, ठीक है। और अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल हो तो फिर बता दो क्यों इम्प्रैक्टिकेबल है, ये डिस्क्लोजर आपने देना होता है, ठीक है। द ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड बदला है और उसने ये बताया है कि आप अब, जैसे उस सवाल में लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड ने ट्रांजिशनल प्रोविजन ये दिए हैं कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो, या उस मर्जी है प्रीवियस पीरियड से, या ना करना चाहो तो करंट पीरियड से ऑनवर्ड्स कर लो, बाद में जो है वो करते रहना, पहले की जरूरत नहीं है। ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, ट्रांजिशन की प्रोविजंस, जो ये पॉलिसी मेरी वजह से बदल रहे हो, स्टैंडर्ड कहता है उसमें ये कर लो, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो कोई हो सवाल में तो बता दें। अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो डिस्क्लोज द फैक्ट, ठीक है जी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड्स नीड नॉट रिपीट दीज डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर हम सिर्फ इस साल का बनाते थे, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फिर दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रायर पीरियड एरर्स को रीड ऑनली कहा था, इसमें कोई मसला है तो पूछें आप, मेरी भी बात हो गई है जी। इनमें कितने बच्चों ने रीड किया था इसको? कोई मसला इसमें आया? मैं एमसीक्यू से मूव करना चाह रहा हूँ क्योंकि काम की बातें आप मैंने पढ़ा दी हैं, ठीक है। बहरहाल इसमें से कोई मसला हो तो आपने बताना है। वैसे इंफॉर्मेशन मटेरियल को हम सही करते हैं, ठीक है जी। कोई मसला था इसमें रीडिंग में? किसी को नहीं आया मसला? यार कोई एक दो ऐसी तो चला दो भाई। चलें जी, एमसीक्यू जो बाकी बचे थे जल्दी से करें, उसके बाद फिर मूव करते हैं आगे IAS 33 पे इंशाल्लाह। रेशोज कल करेंगे, अब बच्चे कह रहे हैं परसों ना करें, कल करें क्लास, फिर परसों परले दिन 2 छुट्टियां करेंगे, हफ्ते को तो होनी है, मतलब आपकी ना अभी हफ्ते में 2 क्लासेस और एक्स्ट्रा होनी है। अब एक कल छोड़ के परसों करेंगे तो फिर एक छुट्टी मिल जाएगी, फिर जुमा छोड़ के हफ्ते को करेंगे तो आपकी एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाएगी। मैंने तो ये प्लान किया था बेटा, पूरे हफ्ते में 3 दफ़ा करनी है आपकी, 3 दफ़ा करनी है FAR 2 की। मंडे को करें तो फिर वेंसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे को करें तो फिर सैटरडे को नहीं रखता आपकी, तो फिर कल डबल कर लें, सैटरडे को मैं FAR 1 वालों 2 वालों को बुला लूँगा। अच्छा जी, MCQs पे आ जाए, ठीक है जी। कल भी एक्स्ट्रा क्लास होगी, कल रेशोज पे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। कहाँ पे पहुँचे थे जी हम MCQs में? कैलकुलेशन वाला है, मैंने कहा था होमवर्क कीजिएगा। 17 का होमवर्क कितने बच्चों ने ऊपर वाले 17 MCQs किए थे? मैंने डिस्कशन वाले सिर्फ करने हैं, जो कैलकुलेशन वाले हैं वो मैं नहीं कर रहा। कोई मसला होगा तो बता दूंगा जी। जी बेटा, पेज नंबर 529 पर आए। इससे आगे वाले सारे एमसीक्यूज मैंने करवाए थे आपको, या होमवर्क दिए थे या डिस्कस किए थे। इसके ऊपर वाले आपको कहा था होमवर्क करने हैं, जल्दी से बताएं कितने बच्चों ने इन सारों को अटेम्प्ट किया था, ताकि मुझे पता तो हो। 2 बच्चों ने माशाल्लाह अटेम्प्ट किया है, माशाल्लाह पूरी क्लास में। और ये वो क्लास नहीं है टोटल इतनी है कि ये 60-70 बच्चे बैठे, 50-60 बैठे हैं। ये सुबह वाली क्लास समेत भी इतने ही होंगे। 17 में बेटा को मसला आया था, कैलकुलेशन वाला था, पिछली बार तो बच्चों को नहीं आया था, मैंने होमवर्क ही दिया था। कोई मसला हो तो बता भी सकते हैं आप, ठीक है। चलें आगे। ये जी असल में तो मैंने अब यहाँ से शुरू करना है काम, चलें थोड़ा बहुत हो जाए। द डायरेक्टर ऑफ टॉम लिमिटेड इज डिसअपॉइंटेड, बेचारा अफसुर्दा है, बाय ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30 सितंबर 2013। मेरे दोस्त ये AC चलवा दें प्लीज़, मैंने उधर नहीं जाना, इसलिए आप कैमरा छोड़ के भी जा सकते हैं, बुला लें किसी को जी। डायरेक्टर्स ऑफ टॉम लिमिटेड आर डिसअपॉइंटेड बाय द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30 सितंबर 2013। कंपनीज असिस्टेंट अकाउंटेंट जेरी हैज सजेस्टेड फॉलोइंग। अब डायरेक्टर साहब बहुत परेशान हैं, टॉम साहब, तो जेरी ने उसको आगे कुछ सजेशंस दिए हैं। कहता है अ मेजर आइटम ऑफ प्लांट दैट कॉस्ट 20 मिलियन टू परचेज एंड इंस्टॉल इन अक्टूबर 10, हमारा साल है 30 सितंबर 2013,
13 शुरू होगा 1 अक्टूबर 2012। वो कह रहा है ओहो अच्छा, अब मेजर आइटम प्लांट दैट कॉस्टेड होना चाहिए था फिर 20 मिनट टू परचेज इंस्टॉल ऑन 1 अक्टूबर 10 इज बीइंग डेप्रीशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ 5 ईयर पीरियड। अब ये कब से आ रहा है एसेट? 1 अक्टूबर 10, 1 अक्टूबर 11, यानी 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ पे ये आया था 20 मिलियन का। कहता है जी स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्ट होता आ रहा है, 5 साल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है इसकी। और बोलो तो ये 5 साल पे डिवाइड करें तो कितनी डेप्शन आती है? 4 रुपये। तो इसका मतलब ये 12 पे पड़ा होगा इस वक्त, ऐसा ही है। और बोलो बुक वैल्यू। अब वो कहता है ऑन 1 अक्टूबर 12 द प्रोडक्शन मैनेजर बिलीव दैट प्लांट वाज लाइकली टू लास्ट 8 ईयर्स इन टोटल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स। इसका मतलब इस दिन खड़े होकर पहले लाइफ कितनी एस्टिमेट की थी हमने, और इस दिन खड़े होकर अब चेंज हो गया एस्टिमेट, तो 2 गुजर गए, तो रिमेनिंग इस दिन कितनी बच गई? अब ये रिवाइज लाइफ है। अब मशवरा चेक करना उसका। जेरी कहता है मेरा ये यकीन है, बिलीव्स। मशवरा क्या है? यकीन है। कहता है जेरी बिलीव्स दैट एज द यूजफुल लाइफ एस्टिमेट हैज इंक्रीज्ड द प्रीवियस ईयर्स डेप्रिसिएशन वाज ओवरस्टेटेड and its depreciation expense should be reversed in current year leading to। पहली बात कहता है जी पिछले साल की डेप्शन ना हाई चली गई है, क्योंकि हम 5 साल के एस्टीमेट से चल रहे थे, हालांकि एस्टीमेट तो 8 साल हो गया है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में, बल्कि मेरा यकीन तो ये है कि पिछले सालों में प्रॉफिट डेप्शन ज्यादा चार्ज हो गई है। अच्छा, और क्या करें? आप पिछले सालों को सही कर लें, प्रायर ईयर एरर कहें? नहीं, ये एस्टीमेट चेंज है, इसमें प्रायर ईयर नहीं जाते। अब मशवरे चेक करो उसके, ये एस्टीमेट चेंज है, इसमें प्रायर ईयर्स को नहीं छेड़ना। आप करंट ईयर के अंदर पिछले सालों के प्रॉफिट्स के अंदर जो डेप्शन ज्यादा चार्ज हुई थी उसका रिवर्सल इस साल डाल दो। मशवरा दे रहा है डायरेक्टर को, हैं? मतलब गलत मशवरे हैं, चुहा जाना है तो आगे वो कहता है एडजस्टिंग फॉर चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ करेक्टली दैट व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एट। कहता है एडजस्टिंग द चेंज। अच्छा यार, इतनी लंबी कहानी के बाद वो कहता है यूजफुल लाइफ को करेक्टली चेंज करने पर, एवं ऐसी लंबी कहानी पड़ी है, वैसे आपस की बात है, ऊपर वाली कहानी का फायदा कोई नहीं था। वो सिर्फ क्या कह रहा है? कहता है चेंज इन यूजफुल लाइफ को करेक्टली अगर आपने एडजस्ट किया तो कैरिंग अमाउंट क्या है? उतली कहानी ओदी छड्डो, फजूल गल्लां कर रहे असी। ठीक है, आपने क्या कहना है जी? असल में बुक वैल्यू 1 अक्टूबर 2012 पर कितनी थी? मैंने अभी भी आपको बताई है कि 20 था, 8 और 8 डेप्रीशिएट होकर इस वक्त 12 पे पड़ा था। अच्छा, 4 और 4 और उसके बाद अब इस साल एस्टीमेट इसी दिन खड़े होकर चेंज हो गया है, तो डेप्शन निकालते हुए आपने इसी 12 को पकड़ना है और इस 12 को 6 से डिवाइड करना है और आंसर आना है 10, और ये बुक वैल्यू है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें डर उड़ा पाया। अच्छा जी, वैसे कहानी मजे की थी, है ना? नंबर 15 अप्लाइंग अ न्यू पॉलिसी। अब सही मजे के एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है इनको। और ये आते भी हैं, बड़े फेवरेट हैं आई कैप के, IAS 8 के हो गए, IAS 36 के हो गए, इन एमसीक्यूज को। फिर रेशोज में से एमसीक्यूज, EPS में से एमसीक्यूज, सब में से आते हैं। रेशो में तो पिछली बार गालिबन हुआ था, ये शायद पिछली बार हुआ था गालिबन, कि रेशोज को पूरा सवाल देने की बजाय 6-7 नंबर की उसने एमसीक्यूज ही दे दी और सवाल ही गायब कर दिया। ऐसे ही करता है किसी एक टॉपिक के साथ, जो लग रहा हो ना कि इसका सवाल आप पूरा नहीं पढ़ रहा, उसके 5-6 एमसीक्यूज डाल देगा। तो आप जो भी छोड़ के जाएंगे वो आपको जरूर मार देगा। छोड़ के कुछ नहीं जाना, ठीक है? एक एक चीज पढ़ के जानी है हमने। अप्लाइंग अ न्यू पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। इसको क्या कहते हैं जी? रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। वो तो चेंज इन पॉलिसी नहीं, वो तो एरर के लिए होता था। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ओह, दिस इज करेक्ट। अप्लाइंग, अगर आप कहें तो मैं डेफिनेशन दिखाऊं आपको? कहते हैं डेफिनेशन दिखाऊं? आप देख लें जाके पहले सफे पे, मैं क्यों दिखाऊं? पहले सफे पे ये बात लिखी हुई है रिट्रोस्पेक्टिवली। ये जब मैंने पढ़ाया था ना, तो ये बात पढ़ाई थी कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं। मतलब ऐसे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब क्या है कि दिस पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन अप्लाइड, तो यही है सही लफ्ज, ठीक है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, नहीं। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, अभी पढ़ के आ रहे हैं, मुझे तो लगता है ये अभी पढ़ के आ रहे हैं जी। एक एमसीक्यू आ गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी और कंजम्पशन ऑफ एन एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ। कंजम्पशन ऑफ एन एसेट किसे कहते हैं जी?
डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट कंज्यूम कम हो रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन असेसमेंट, दिस डिफाइंस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, यस। चेंज इन पॉलिसी, नो। मिस स्टेटमेंट, नो। करेक्शन, नो। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स एंड प्रैक्टिस अप्लाइड इन प्रेजेंटिंग फंड, दिस डिफाइंस अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ये याद रखने पड़ेंगे, पढ़ा के इसलिए आया हूं दोबारा, बुलाया भी इसलिए था। करेक्टिंग रिकॉर्डिंग, अब ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया, सॉरी। वो ऐसा मैंने कहा ना, जरा दोबारा पढ़ना, और कुछ बच्चों से पूछा कि कोई मसला तो नहीं आया, उसके अंदर ये वाला पॉइंट था। खैर पढ़ो, इंशाल्लाह समझ ना आई तो फिर जाके पढ़ लेंगे। करेक्टिंग रिकॉर्डिंग को या मेजरमेंट को या डिस्क्लोजर को ऑफ एन अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ प्रायर पीरियड एडेड हैड नेवर अकर्ड। ये तो ऊपर पड़ा था रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट के अंदर, कि आपने करेक्शन को ऐसे सही करना है कि जैसे कभी थी ही नहीं। कभी थी नहीं का मतलब कि 10 साल पुरानी भी अगर गलती है तो 10 साल को सही करके लाओ। हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करते थे ना, वो अलग बात है कि फिर इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, बैलेंस शीट 3 साल की, चेन इक्विटी 2 साल की बनाकर फिर प्रॉफिट का इंपैक्ट चेन इक्विटी के ओपनिंग के अंदर डाल देते थे, ठीक है ना। लेकिन गलती ऐसे ही सही करते हैं जैसे कभी भी नहीं थी ये, ठीक है। तो ये तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, ओके। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which two of the following would be treated as a change in accounting policy? Entity has received its first government grant and applying the deferred income method. पहली बार इन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है, तो ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन होगी, ये चेंज इन एस्टीमेट, ये क्या है जी, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। अच्छा, एंटिटी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टीज, रीवैल्यू की है। अप टू नाउ दे हैड ऑल बीन कैरिड, कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे गए हैं। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो अलग बात है कि इसकी अकाउंटिंग आई सेट वाली नहीं है, बट ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये ना करना कि कहीं पे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। बात समझ आ रही जी? सही है। नेक्स्ट, एंटिटी हैज रीक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट, रीक्लासिफाइड पे गौर रखना, फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू कॉस्ट ऑफ। पहले आपने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा होता, आप कॉस्ट ऑफ सेल बना लिया। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अदर इनकम से सेल कमीशन को उठा के सेल रेवेन्यू बनाया था, ऐसे ही आपने इस डेवलपमेंट कॉस्ट को, ये वैसे IAS 38 का कॉन्सेप्ट है, FAR 2 में होना चाहिए था, बहरहाल अब डाला हुआ उसने। खैर क्या आपको ये तो अंदाजा हो रहा है ना कि आपने एक हेड ऑफ एक्सपेंस से निकाल के इसको दूसरे हेड ऑफ एक्सपेंस में डाला है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे आपने एक हेड ऑफ इनकम से निकाल के, जो एग्जांपल समझाई, दूसरे हेड ऑफ इनकम में डाला। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। एंटिटी हैज इंक्रीज इस इररिकवरेबल डेट अलाउंस फ्रॉम, और बेटा ये तो अभी बताया आपको, अंदाजा है, चेंज इन एस्टीमेट है, तो इसका चेंज, ये तो एस्टीमेट चेंज है 10। हाँ जी, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो क्या करो, मेक द चेंज ओनली टू करंट पीरियड। हाँ ये तो है ही। अप्लाई द चेंज टू अर्लीस्ट पीरियड दैट इज प्रैक्टिकेबल, ये ज्यादा बेहतर है। ये पढ़ाया था, वो कहता था कि अगर आपने रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है चेंज इन पॉलिसी में, और अगर वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल हो तो अर्लीस्ट डेट पॉसिबल तक जाओ, चाहे वो करंट ईयर ही हो। उसने यूं बोला था कि जितना हो सके जाओ। मैंने कहा जी हम तो पिछले साल आग लगी थी, सारा डेटा ही जल गया। कहता चल फिर करंट ईयर में सही कर ले, ठीक है ना। तो ये बात है असल में, अप्लाई द चेंज टू अर्लीस्ट पीरियड पॉसिबल, डू नॉट मेक चेंज एट ऑल। हद हो गई यार, मेक द चेंज नेक्स्ट ईयर। ओके, नंबर 9, ओ डायरेक्टर्स ऑफ टॉम फिर आ गए मेजर, ये तो सेम है। ओ माय गॉड, दिस इज रिपीटेड टेलीकास्टेड। चलो फिर रिक्वायरमेंट बदल गई है तो होमवर्क है, फिर पढ़ा तो दिया ही है। अब मेरे ख्याल में वो है जो मैं डिस्कस कर रहा था, जो समझ के, कि वो ये कह रहा है कि ये कर लो। अब नीचे वो पूछेंगे कि यार ये सही कह रहा है, ठीक है ना, तो वो जरा पढ़ लेना, होमवर्क है ये। कोई मसला हो तो पूछ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8। आगे नाम ना पढ़ा करो, वो तो असल बात ही भूल जाती है, इसका नाम पढ़ने लगो तो। अंडर IAS 8, हाँ बात ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अंडर IAS 8। ठीक है जी, आगे नहीं पढ़ना। वो असल में MCQ के अंदर भी ऐसे ही आता है। वो पता है गवर्नमेंट ग्रांट वाला MCQ आएगा तो उसने लिखा होगा कि अंडर गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस, पूरी लंबी कहानी, बीच में MCQ कहाँ गया वो याद ही नहीं रहता, तो उसको ब्रैकेट में ले लिया करो, ठीक है ना। अच्छा जी, ये नाम लिखा हुआ है स्टैंडर्ड का, इसको छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8। चेंज इन अकाउंटिंग, लो जी ये दबी जवाब जी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसको चार्ज कर लूंगा। गिमी
ऑफ क्या क्या ऑफ कर दूं, क्या ऑफ कर दूं, क्या ऑफ कर दूं? क्लास नहीं ऑफ होती आज तो, क्लास जाएगी मगरिब तक। आज रेशोस पढ़ा के ही भेजूंगा, मुझे गिला आ गया बच्चों से। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ ही कर रहे हैं, वरना तो खत्म था ये टॉपिक। जी बेटा, दो which of the following item is a change in accounting policy? Classifying commission income earned as revenue in statement having previously is है next, switching to purchasing plant under lease from previous policy of purchasing plant for cash। ये exactly लिखा हुआ था कि ये परचेज, ये बिजनेस पॉलिसी तो हो सकती है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है? तो ओनली ए इज, अच्छा नीचे भी है, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज इन्वेंट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ाया नहीं था मैंने, था आपकी किताबों में? ये अगर नहीं था तो फिर आईके अपने किताब से निकाल दिया, लेकिन एमसीक्यू में रह गया। पर मैं आपको वैसे बता देता हूँ, FAR 2 में जाओगे ना, कंसोलिडेशन पढ़ोगे। कंसोलिडेशन में क्या करते हैं कि आपकी एक कंपनी है, आपने एक कंपनी को 100% एक्वायर कर लिया है और वो आपकी सब्सिडरी कहलाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नो कंसोलिडेट जब बनती है ना, तो सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाता है। सब्सिडरी के सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे एसेट, सारी लायबिलिटी, सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस अपने पेरेंट अपनी एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना? और एक इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, जिनको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर एक छोटी सी बात, वो वहीं पे पढ़ेंगे जाके, लेकिन चलो अब एमसीक्यू आ गया तो मैं बात कर रहा हूं। IAS 8 कहता है कि अगर आपके पेरेंट कंपनी जो है वो FIFO यूज कर रही थी अकाउंटिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, और सब्सिडरी जो थी वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में EVCO यूज कर रही थी। अब IAS जो है ना, इसके कंसोलिडेशन की IFRS 3 और 10 है, जो आगे जाके पढ़ेंगे, वो ये कहते हैं कि ग्रुप की पॉलिसी वो जो बाप की, पेरेंट की पॉलिसी, तो अगर सब्सिडरी की पॉलिसी डिफरेंट है भी, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेशक डिफरेंट है, जब कंसोलिडेशन करने लगते हैं तो सब्सिडरी कहते हैं चल तू भी ये वाली पॉलिसीज पे जा, ठीक है ना? तो IAS 8 ये कहता है कि जो आपकी सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में FIFO लग रहा था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ये जो आपने FIFO को EVCO में कन्वर्ट किया है, ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। IFRS 3 और 10 ने कहा है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही सिर्फ नजर आएगी, मेरे लिए सेपरेट में ये आज भी FIFO पे, EVCO पे जिस पे था उसी पे रहे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। ये कोई IAS 8 नहीं कि पॉलिसी चेंज होगी और रिट्रोस्पेक्टिवली शुरू हो जाए, नहीं भाई नहीं, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। और कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो IFRS 3 और 10 ने वहीं पे बताया हुआ है, वहीं पे जाके सीख लेना। सादा बात यह है कि जो पेरेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी ग्रुप की वही होती है। अब अगर सब्सिडरी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिफरेंट पॉलिसी में थी, तो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आपने उनको सेम करना है। IAS 8 कहता है अब चूंकि ये चेंज कर रहे हैं आप, तो ये चेंज इन पॉलिसी तो है लगने में, लेकिन इसको मैं अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं कहूंगा, ये दरअसल कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये किताब में कहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब पहले आके अपने एग्जाम्पल्स में रखा हुआ था, उड़ा दिया है, तो इसका मतलब ये MCQ भी अब नहीं आ सकता। खैर चलें, तो चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरी इन्वेंट्री इन लाइन विद ग्रुप पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन व्हेन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेट, ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है? ये भी नहीं है, ये तो था। रिवाइजिंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ये तो चेंज इन एस्टीमेट होता है जी, ठीक है? तो सिर्फ पहला है, जरा देखो आंसर यही है, ये ना मैं कुछ चवल मारती हूँ, सोल्यूशन भी देखते रहा करो साथ साथ जी। नेक्स्ट 7। अच्छा, इसको ना मैं पहले इंपॉर्टेंट कहता था, अब मैं इसलिए जरा इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा क्योंकि वो ICAP ने मुझे लगता है उड़ा दिया बकौल आपके। अब मैं जा नहीं रहा वापस चैप्टर के अंदर, अगर आप कह रहे हैं तो वाकई ये वाला पॉइंट आप एग्जाम्पल से ICAP, क्योंकि मैंने ICAP वाली एग्जाम्पल्स ICAP इंश्योर किया है कि उसमें से कोई लफ्ज ऐसा ना हो जो यहाँ पे इंक्लूड ना करें। कोई एग्जाम्पल है, कोई छोटी मोटी चीज़ मैंने डाली हुई है किताब में, ठीक है ना? बहरहाल है या नहीं है, सानू तो समझ आ गई ना, है? MCQ में आ जाए तो कर लेंगे। नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो important MCQ. Which of the following would be a change in accounting policy in accordance with IAS 8? Okay. Adjusting residual value amount based on latest information. This is change in estimate, not policy. Change in reporting depreciation as cost of sale rather than admin. पहले डेप्रीसिएशन जाया करती थी एडमिन एक्सपेंसेस में, अब डेप्रिसिएशन जाती है
कॉस्ट ऑफ, ये प्रेजेंटेशन की चेंज कहलाती है। पिछले साल तक आपकी डेप्रिसिएशन एडमिन में थी, इस साल कॉस्ट ऑफ सेल में आ गई, तो क्या पिछले साल से कंपेरेबल रहेंगे आप? रेशो के अंदर ना आपको मैंने एक अभी चीज़ पढ़ानी है जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। पिछले साल से अगले साल से खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं हम। पिछले साल में क्या था, मैंने एक लाइन पढ़ाई थी ना, इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंटी जोन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। तो अगर पिछले साल में डेप्शन आपकी किसी और हेड में थी, इस साल और हेड में है, तो इस साल तो दोनों हेड्स के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये भी चेंज है, ये प्रेजेंटेशन का चेंज भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि IAS 8 कहता है इसको भी रिट्रोस्पेक्टिवली लगा के लाया करो। तो 3 एग्जांपल्स हमने आज MCQs में पढ़ी। कमीशन इनकम थी, अदर इनकम से रेवेन्यू में बना लिया मेन, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर एक और IAS 38 का कॉन्सेप्ट था, लेकिन पढ़ा हमने कि डेवलपमेंट कॉस्ट थी आई थिंक, उसको शायद एडमिन से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में, या पता नहीं सेलिंग से निकाल के एडमिन में डाला। ये क्या है, चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चेंज हो गया ना, ठीक है। और तीसरी एग्जांपल पढ़ ली हमने, ठीक है, कि हमने क्या किया है, डेप्शन एक्सपेंस को पहले रादर देन एडमिन, पहले एडमिन में लेके जाते थे, अब कॉस्ट ऑफ सेल में लेकर जाना है। तो ये भी क्या है, चेंज इन पॉलिसी। डेप्शन चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस रादर देन स्ट्रेट, ये तो चेंज एस्टीमेट है। रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू NRV, दिस इज नॉट चेंज इन पॉलिसी। कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है कि पहले हम कॉस्ट पे रखा करते थे, आज से हम NRV पे रखेंगे? नहीं, ये तो मजबूरी है, ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है। और सही है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है, ये तो हर साल ऐसा ही है। हर साल कॉस्ट पे या उससे लोअर अगर हो NRV तो उस पर रखते होते हैं, और एक्सपेंस, ठीक है ना, तो लोअर ऑफ कॉस्ट है। तो देखें जरा, बी ही है, कोई और तो नहीं, सिर्फ बी है मेरे हिसाब से। तो चलें आगे। 6 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड अंडर IAS 8 वुड बी ट्रीटेड अंडर IAS 8 एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना, बीच में उसको उड़ा दिया। अब इतना जुमला रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड अंडर IAS 8 एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और IAS 8 में ट्रीट भी होना है, ये पूछ रहा है इस MCQ में। अ चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम FIFO टू FCO, यस। मोहानी वाला सवाल याद करो, क्या था, टेस्ट में भी एक था। चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग एस्टिमेट चेंज। Adoption of revaluation model for non-current asset previously held at cost. This is change in accounting policy. This is change in accounting policy, but not treated under IAS 8. जालिम, इतनी छोटी बारीक बात है, ऐसे ना किया करो। Capitalization of borrowing cost which have arisen for the application of accounting policy for the first time, and this is not change in accounting policy. तो only A is the correct option. चेक कर लो, यही आंसर, कुछ चबल तो नहीं बज्जी हुई जी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द टू फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड इन एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब 7 स्टैंडर्ड्स भी नहीं जाने, और ये MCQs हैं फेवरेट उसके। इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड, मैंने 15 मिनट का सोचा था, 1 घंटा लग गया। इफ द चेंज इज, तो खुद सोचें हमारा कितना काम अभी पेंडिंग है, तो हमें फिर हफ्ते में अभी 2 दफ़ा और मिलना है, ताकि इस हफ्ते के अंदर हमारी ये कम अज़ कम IAS 33 और रेशोज़ की पेंडेंसीज तो निकल जाएं। नहीं भी निकली तो अगले हफ्ते में रेशोज ही चल रहा हो। कैश फ्लो का तो हम इंशाल्लाह जूस निकाल ही रहे हैं साथ के साथ। असल में ना कैश फ्लो जिस दिन से वो मैंने हफ्ते को शुरू तो मैं कर बैठा हूँ, लेकिन अब रोज़ ना वो इतना नेक टू नेक होता है, मैं चांस नहीं ले सकता कि आप लोगों को कहीं पे भी थोड़ा सा उसको वो मैं वैसे ही छोड़ दूँगा, यार चलो खैर आज थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, वो एकदम से ना आप गिर जाएंगे, अच्छे भले अब चलना शुरू हैं उसके अंदर। इस वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा में लाना पड़ा है। तो कल इंशाल्लाह 2:20 से दोबारा क्लास शुरू होगी, और कल फिर इंशाल्लाह हम 3:50 पर ये क्लास दोबारा करेंगे। आज तो 4 तक चली जानी है, तो कल भी हो सकता है कि फिर हफ्ते वाले दिन आप कह रहे हैं फिर इसके बाद जुम्मे को करें आपकी। नहीं, अब कल है ना, एक तो आपकी हो गई, कल वेंसडे है, आप वेंसडे को करेंगे, फिर थर्सडे को ऑफ करके आपका फिर फ्राइडे को कर लूँगा। तो अब मैं बाकी जो है हाँ बयान तो नहीं है, पर मैं भी साह लेना होता है, ठीक है 2 बजे ठीक है, बस फिर इधर ही सांस लूँगा बस, ठीक है। हाँ 10 मिनट 20 मिनट तुसी पीछे ले आए हो, 5 मिनट मैं अगे ले गया, 5 मिनट हो गए। नहीं आप इंशाल्लाह आ जाऊँगा मैं, बस ठीक है, डन हो गया, अब तो बस तैयारी। अच्छा चलो चुप, कल और जुमे को
अब फिर मैं परसों उनको बुला लूँ जी। बेटा नाश्ता आम सवेरे कर दी, तुम 2 बजे कर दो, मतलब हद होगी यार। पाँच मिनट में नाश्ता हो जाएगा। चल बस ना ताड़ा ना मेरा हुन 10, ठीक है, आप गुजारा कर लेना, यहीं बैठ के खा लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। 2 बजे कर दूँ, यहीं बैठ के नाश्ता कर लूँ, फिर टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। अच्छा जी ठीक है जी, इधर से भी 5 मिनट और छोड़े, चलो क्या याद करोगे, जाओ। अब ये वाले असल में वैसे ही सब्जेक्टिव होता है, इसलिए इधर गौर करें, इसको छोड़ा करें, ठीक है। और जो जुम्मे वाले दिन होगी ना क्लास, क्योंकि उसके बाद आपने फिर हफ्ते को भी नहीं पढ़नी, संडे भी छुट्टी मारनी है, तो हो सकता है वो मैं थोड़ी और लेंथी कर दूं। इफ इन विच 2 ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अ चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड, इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS, बिल्कुल करेंगे, और करेंगे। कहता है कब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, जब स्टैंडर्ड चाहे, फिर तो करनी ही पड़ेगी। इफ एंटिटी थिंक्स दैट न्यू पॉलिसी वुड बी इजियर टू रिपोर्ट, इजियर, आसानी है इसमें। एसी चलाया तो था, वो चला ही नहीं, पता नहीं कैसे चलाया आपने। नेक्स्ट, इफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वुड शो मोर फेवरेबल रिजल्ट्स, मोर फेवरेबल ना भाई ना, इफ न्यू अकाउंटिंग रिजल्ट मोर रिलायबल एंड, हाँ ये तो दिस एंड दिस। एक और कर लें, ऊपर वाले तीनों होमवर्क में कोई मसला है जिन्होंने किए हैं उनको वो बता सकते हैं, जिन्होंने किए हैं उनको, अगर पहले 3 में किसने किए हैं ये तीनों पहले, कोई मसला तो नहीं था इनमें, इजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इसलिए वो होमवर्क में 4 कर लें बस। Which of these changes would be classified as change in accounting policy? बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, बार बार आ रहा है ये। As written by I said, आगे नाम लिखा हुआ है, नाम को ब्रैकेट में ले लेना, वो ना समझ लेना ये क्या लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ। कहता है जी क्या चीज़ को हम चेंज इन पॉलिसी कहेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी, इंक्रीज इन अलाउंस ऑफ दिस न दिस। अलाउंस का नाम देख रही मैंने कहा ये तो एस्टीमेट चेंज है। चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूइंग, हाँ फ्रॉम FIFO टू FCO। चेंज डेप्शन मेथड फ्रॉम स्टेट, नहीं नहीं। चेंज यूजफुल लाइफ फ्रॉम, नहीं नहीं जी। अब मेरे ख्याल से तो आइए सेट में बस एक सवाल, वो जो मैंने दिया है आपको टर्म टेस्ट में, टर्म टेस्ट में नहीं, टर्म टेस्ट में था ना वो, उसके अंदर एक वो सवाल करवाना है, वो भी ऐसे किसी क्लास में अगले हफ्ते में होगा, इस हफ्ते में तो नहीं होगा, इस हफ्ते में तो पेंडेंसीज रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक वो सवाल करना है और फिर एक सवाल होमवर्क में देना जो क्वेश्चन बैंक में मैंने छोड़ा हुआ है, उसके अलावा हमने इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। आइए सेट में मोहानी का नोट खुद बना लेना, तो फिर सोल्यूशन भी मौजूद है ना, फिर और क्या है, कुछ रह गया अगर तो कहता है वो फलां सवाल, वो खुदा का खौफ करो कितना करोगे आइए सेट को, ठीक है। बहरहाल उसमें एक आधा सवाल जो है वो अभी मैंने और करवाना है, वो टेस्ट वाला सवाल और जो इस दफ़ा रिसेंट टाइम में आया वो सवाल भी, ये 2 सवाल अभी डिस्कस होने हैं, देखें कब होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आइए सेट मेरी तरफ से ख़त्म है, कोई मसला हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और अब आ जाते हैं EPS पे। बेटा मैंने पढ़ाना है, मेरी क्लास है, जो मैंने पढ़ाना है उसी तरतीब से पढ़ाना है। मैं EPS छोड़कर रेशो नहीं पढ़ा सकता और रेशोज छोड़कर EPS नहीं पढ़ा सकता, दोनों ही करने हैं, ठीक है। रेशोज आज पढ़ लेंगे और कल नहीं पढ़ेंगे, या रेशोज कल पढ़ लेंगे और आज नहीं पढ़ेंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पेपर के ऊपर। बेटा टेस्ट आज है और उसके अंदर जो रेशोज हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है जो मैंने आज पढ़ाना है उसके साथ, ठीक है। मैं इसको इंश्योर करूंगा कि जो बच्चे सुबह टेस्ट देकर आए हैं और जो बच्चे अब जाके टेस्ट देना चाहते हैं वो बराबर रहें। तो अगर आप लोगों को ये तकलीफ है कि टर्म टेस्ट, ये आज का क्लास टेस्ट जो इसमें को हेल्प मिल जाएगी, तो मैं इसको इंश्योर करना चाह रहा हूं कि सब बराबर पे हों, ठीक है। मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज वाला समझाया था, सवाल अब आया पड़ा अगर पर्चे में, तो वो आपने देखना है, आप उसको कैसे आपने टैकल करना है। अगर मैं आपको एक एडजस्टमेंट भी उसकी करवाता हूं आज, तो जिन्होंने कितने बच्चों ने सुबह टेस्ट दे लिया है, मेरे ख्याल में 80% ने दे लिया होगा अब तक, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि जी हमारे लिए तो फिर बात और होगी, उनके लिए और होगी। तो कल इंशाल्लाह बातें सारी सामने आ जाएंगी। आज वाले टेस्ट वाले 2 सवाल डिस्कशन में तो आने हैं। चलें जी, EPS ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो छोड़ा हुआ है। रेशोज में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं छोड़ी हमने, रेशोज में सिर्फ MCQs करवाने हैं, रेशोज में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, रेशोज में सिर्फ वो इंक्रीज डिक्रीज का सवाल डिस्कस करना है, रेशोज में समझाने वाली बात कोई नहीं छोड़ी। EPS में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं अभी, ठीक है। तो इनको शुरू करते हैं, ज़रा क्विकली करने की कोशिश करेंगे अगर हो सके तो। पूरा EPS नहीं पढ़ा रहा, 2 से 3 बातें यहां से सिर्फ पढ़ाकर उसके बाद मैं MCQs की तरफ आता हूं, ठीक है। इसको फिर स्लोली पढ़ते हैं, ठीक है।
ये मैंने वैसे पढ़ा दिया था, इसको ज़रा रीड तो कीजिएगा। मतलब कि ये मैंने ज़बानी कलामी पढ़ाया हुआ है ना, इसको रीड कीजिएगा ज़रा, रीड ऑनली है। अभी ये मैं पहला सफ़ा जो है ना स्टार्ट वाला, इसको मैंने अभी नहीं कहा रीड ऑनली करना है, ये मैं खुद पढ़ाऊँगा। इसके अंदर एक तो प्राइस अर्निंग रेशो भी है, वो भी डिस्कस करनी है, लेकिन 2.1 आप पढ़ेंगे। उसके बाद एंड पे ही आना है, हमने 2-3 अहम बातें करनी है। बाकी ये सारा कुछ जो है ना, ये हमने प्रैक्टिकली की, उसमें न्यूमेरिकली किया हुआ है। और आप लोगों को अगर कोई मसला होगा तो आपने खुद बताना है मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं ये थोड़ी बताने लग जाऊंगा आपको कि शेयर कंसोलिडेशन किसे कहते हैं, जब मैंने आपको ये समझा कर करवा दिया है, कई सवालों में कर लिया है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने इंश्योर करनी है, मैंने होमवर्क दी हुई हैं। कोई मसला हो तो आपने पूछना है, जो बात मैं करना चाहूँगा वो मुझे पता है, मैं उस तरफ आऊँगा। एक तो ये डाइल्यूशन और एंटी डाइल्यूशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन किसे कहते हैं जी? डाइल्यूशन किसे कहते हैं जी? पहले ये इंपॉर्टेंट पहले भी था, लेकिन मैंने ये पिछली बार बच्चों को सिर्फ निशान लगवा दिया था, ठीक है। डाइल्यूशन और एंटी डाइल्यूशन, इसकी सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पता हो कि ये क्या बात है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? इंक्रीज, ये डिक्रीज इन ईपीएस। और अगर लॉस पर शेयर हो तो, ओ ये बात तो बताई नहीं हुई, और पिछली दफा आया था टेस्ट में, टर्म टेस्ट में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद रहेगा जी। अगर किसी कंपनी का लॉस आया है प्रॉफिट की बजाय, तो क्या वो ईपीएस ना निकाले? स्टैंडर्ड कहता है बिल्कुल निकाले। वो अर्निंग पर शेयर नहीं होगी, फिर वो लॉस पर शेयर होगा। अर्निंग पर शेयर नहीं होगी, वो लॉस पर शेयर होगा, ठीक है। तो अब दो बातें आ गई, एक कंपनी की ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये, और दूसरा एक कंपनी की ईपीएस नहीं है बल्कि लॉस पर शेयर है 5 रुपये। मुझे बताएं डाइल्यूट कब होगी ईपीएस? बेसिक ईपीएस 10 है, डाइल्यूट कब कहेंगे इसको कि हो रही है? डाइल्यूशन किसे कहेंगे? डाइल्यूशन कहेंगे डिक्रीज, यानी 9 पे चली जाए, 8 पे चली जाए, इससे नीचे जाए। और एंटी डाइल्यूशन कब हो जाती है? एंटी डाइल्यूशन जब ये डिक्रीज होते 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 9 पे गई, 8 पे गई, और फिर दोबारा 8.5 और ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया, तो इसको हम कहते हैं एंटी डाइल्यूशन। यानी अगर अर्निंग पर शेयर है तो डिक्रीज होना डाइल्यूशन है, इंक्रीज होना एंटी डाइल्यूशन है, ठीक है। और अगर लॉस पर शेयर है तो, लॉस पर शेयर है तो इसका लॉस का कम होना या लॉस का बढ़ना डाइल्यूशन कहलाएगा। अर्निंग्स का कम होना डाइल्यूशन है। चलो पढ़ते हैं यहीं से। डाइल्यूशन क्या है? इज अ रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर, तरतीब से चलते हैं, और इंक्रीज इन लॉस पर शेयर, यानी अर्निंग के अंदर कमी नुकसान की बात है, तो लॉस के अंदर कमी तो नफे की बात हुई, तो वो डाइल्यूशन थोड़ा ही होगी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब लॉस के अंदर क्या हो रहा है जी? डिक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है, 5 से 5.5 पे गया, 5 से 6 पे गया, 6 से 7 पे गया, और फिर ये क्या कहला रहा है जी? डाइल्यूशन। यानी अर्निंग का कम होना डाइल्यूशन है और लॉस का बढ़ना डाइल्यूशन है। और ठीक है, पेन भी सही आज ना आप लोगों की तरह उस पे है, एहतजाज पे, लेकिन मैं हूं, पता है आपको। फिर जी लॉस बढ़ता जा रहा है तो ये डाइल्यूशन कहलाएगी, और अगर लॉस कम होना शुरू हो जाए, रिवर्सल हो गया जी, वापस आ गया जी, 5.5 पे आ गया, अगला आप वो जो रैंकिंग करते थे, तरतीब से कर रहे होते थे, तो कब आप एंटी डाइल्यूशन कहेंगे? ये भी टेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट था। तो ये क्या आ गया जी? एंटी। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपने बस इतनी याद रखनी है, ठीक है, जितनी आपके सामने हैं। इधर देखें, रिडक्शन इन अर्निंग्स और इंक्रीज इन लॉस पर शेयर, ठीक है जी। अगली बात आपको पता है वो कब आती है?
resulting from assumption that convertible instruments are converted, options or warrants are exercised, ordinary shares are issued upon satisfaction of, पता नहीं यार छोड़ो वही वाले काम, मतलब जो convertible है वो convert हो जाए assume ये करते हैं, ठीक है ना. If potential becomes actual shares, earning will be shared with the larger number of ordinary, it might dilute EPS. The literal meaning of dilution is rearing out. but ठीक है, सारी कहानी को आपने पढ़ लेना है, मेरे लिए सिर्फ आपने इतनी सी बात याद करनी है कि डाइल्यूशन मीन्स रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर एंड इंक्रीज इन लॉस पर शेयर. जबकि एंटी, ये देखो, रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर या इंक्रीज इन लॉस पर शेयर इज कॉल्ड डाइल्यूशन. और एंटी डाइल्यूशन क्या है? इंक्रीज इन बेसिक अर्निंग्स या डिक्रीज इन. तो एंटी डाइल्यूशन का बस इतना सा मामला याद रख लें. एंटी डाइल्यूशन इज इंक्रीज इन ईपीएस और रिडक्शन इन लॉस पर शेयर रिजल्टिंग फ्रॉम वही वाला ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ इतनी इतनी बात जो मैंने हाईलाइट कर दी ये याद रख लो, बाकी पढ़ लेना, को समझना है तो मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, उसके बाद कंप्यूटेशन, नंबर ऑफ शेयर्स, सब कुछ आपने पढ़ना है. कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है, वरना इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी. बेटा आपकी मर्जी है, आपने जब ये टॉपिक किया था तो मेरे ख्याल से तो उस वक्त पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बस फिर अब पढ़ लें. अगर पढ़ लिया तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये तसल्ली करनी है कि यहाँ कुछ लिखा हुआ ऐसा तो नहीं है जो मैं समझ नहीं आ रहा. ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास, ये सारे काम आपने किए हुए हैं, एग्जाम्पल अगर की हुई हैं तो जो पढ़ने वाली चीज़ें अंदर की बात, अंदर खाते बात ये कि जो पढ़ने की चीज़ें मैं खुद हाईलाइट करा रहा हूँ. ठीक है जी. इसकी थर्ड लाइन में वो तो मैंने वैसे ही बताया हुआ है आपको, यहाँ पे हाईलाइट की थी. ओ नो, मैंने वैसे लिखवाई होगी. नहीं नहीं, हाईलाइट उसको करने की जरूरत नहीं है, वो बस बता दी है. जो बता दिया वो क्या हाईलाइट करनी, कर लेंगे तो अच्छी बात है. ठीक है, यहाँ पे शेयर ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ, वैसे अच्छी बात है आपने बताई. पहले शेयर ऑप्शन इशूड बाय कंपनी एक्साइज, सच ऑप्शन विल ब्रिंग सम रिसोर्स व्हिच मे बी विद, हाउएवर इफ ऑप्शन एक्साइज प्राइस इज लेस देन एवरेज प्राइस, the option holder will get extra shares for which company will not pay. The extra shares are treated as dilutive because they will not contribute towards, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ. अच्छा चलें ठीक है, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे. बहरहाल जो मैं कह रहा था जी, however this not impact ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन. कोई पढ़ लें तो ठीक है. ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन क्या है, मैंने तरीका बताया हुआ. ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन क्या है? जिसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम हो. अगर वो पूछ लेता है एक आधे नंबर के लिए या एमसीक्यू में डालता है तो आपके जहन में ये बात तो है. एक नजर पढ़ा हुआ ना तो पता होता है कि लिखा क्या हुआ, और कुछ नहीं, तसल्ली के लिए कह रहा था. तो नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन का पता है कि हमने क्या करना है. चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन नॉमिनेटर, इंक्रीमेंटल ईपीएस, जिसकी लोएस्ट नंबर 1, तो रैंकिंग है. वही ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन क्या है जो हम रैंकिंग करते थे. ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमने किया था इसी के नीचे वाला ही चीज. उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट एरिया. ठीक है जी, चलें ये 2 सफ़े पढ़ के उसके बाद इसके एमसीक्यूज जाने लगे होमवर्क में आज. फिर मुझे लग रहा है प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट. एन एंटिटी शुड प्रेजेंट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, शुड प्रेजेंट लाजमी बताए बेसिक ईपीएस एंड बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड इवन इफ इट इज नेगेटिव फिगर, यानी इवन इफ इट इज अ लॉस पर शेयर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आगे कहता है इफ बेसिक एंड द बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड विद इक्वल प्रोमिनेंस फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड, यानी इस साल का भी और प्रीवियस साल का भी क्लियरली पता हो. बेसिक डाइल्यूटेड क्लियरली प्रोमिनेंट होना चाहिए. ठीक है, these figures are presented at the end of statement of comprehensive income. If entity presents a separate statement of profit or loss, EPS and diluted EPS should be shown in this statement and not in statement of comprehensive income. ये सारी लाइन का मतलब मैं आपको यहां से यहां तक, चलो यहां से यहां तक बता देता हूं. ये जो है ना जी, ये मैं आपको दिखाता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या है. जो मैंने कहा था कि पेंडिंग है, आपको इतनी याद हो गया ना हो, मुझे याद है ये बात.
जी मुक ही नहीं रहा, काम आ गया। अच्छा जी, अब इधर देखें, ये कंपनी क्या कर रही है, पैकेजेस वाले क्या कर रहे हैं, पैकेजेस वाले क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक सफे पे शो करते हैं। ये देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट तक, और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जो है वो अगले सफे पे जो है वो प्रेजेंट करते हैं। ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा चीजें होंगी ना, तो एक सफे पूरा नहीं आ रहा होता, तो पीएनएल को एक सफे पे कंपनी अक्सर करती हैं। ऐसे ही वो नेस्ले वालों ने भी किया हुआ है, पता नहीं अब वो कहाँ गया नेस्ले वालों का, ये देखें, नेस्ले वालों ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया होगा, नहीं तो अल्लाह करे इन्होंने उस तरह से ना किया हो ताकि दोनों ऑप्शन सामने नजर आ जाए हमें। ये देखो FR2 वाले पढ़ते हैं ये सारे नोट्स, उन्होंने बनाने भी होते हैं बेचारों ने, आपको क्या पता, आप तो ज़िंदगी मौजें लगी हुई हैं ज़िंदगी में। अभी आप लोगों को लगता है हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक सफ़े पे है, ठीक है, सफ़ा खत्म होता है, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम अगले सफ़े पे है। अब IAS 33 कहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर तो कंपनी एक ही सफ़े के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पूरी शो कर रही है, यानी पीएनएल भी उसी सफ़े पे है और OCI भी उसी पे है, तो फिर उसके एंड पे बेसिक और डायलूटेड EPS शो कर दें। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन पीएनएल एक सफ़े पे शो करती है और OCI अलग सफ़े पे, तो EPS किस सफ़े पे आए, पीएनएल वाले पे। इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस अलग था, बेसिक अर्निंग, बेसिक एंड डायल्यूटेड, इसके नीचे कोई भी अर्निंग्स पर शेयर नहीं है। आगे चलते हैं, पैकेजेस वालों को देखें, इन्होंने भी प्रॉफिट एंड लॉस अलग सफ़े पे शो किया था और OCI अलग सफ़े पे, तो इन्होंने बेसिक और डायल्यूटेड EPS को प्रोमिनेंटली शो किया, लेकिन कहाँ पे, पीएनएल के एंड पर, ना के OCI के एंड पर, यहाँ पर शो नहीं करते। यही वाली बात सिर्फ यहाँ पे लिखी गई है, अब पढ़ें। बेसिक एंड डायल्यूटेड शुड बी प्रेजेंटेड विद इक्वल प्रोमिनेंस, ठीक है, दीज फिगर्स आर प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। इफ द एंटिटी प्रेजेंट सेपरेट प्रॉफिट और लॉस, तो फिर EPS को कहां पे शो करो, देन दैट शुड बी शोन इन दिस स्टेटमेंट एंड नॉट इन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है ना, समझ आ गई बात, कि अगर तो इकट्ठा है तो फिर उसी के एंड पे शो कर दो, और अगर अलग अलग हैं तो फिर पीएनएल के एंड पे इसको शो करना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है, MCQ बन सकता है। आगे कहता है, इफ डायल्यूटेड EPS पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पीरियड, it shall be reported for all period presented even if it equals basic and basic earnings per share. If basic and diluted earnings per share are equal, dual present can be accomplished by, ये इन्होंने किया हुआ था ना नेस्ले वालों ने, उनकी बेसिक और डायल्यूटेड सेम थी, तो उन्होंने यूं लिख दिया बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS। वो कह रहा है कि ये कर सकते हो। पहली बात कर रहा है, इफ डायल्यूटेड EPS इज रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पीरियड, इट शैल बी रिपोर्टेड फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड इवन इफ इट इक्वल्स बेसिक अर्निंग पर शेयर। कहता है अगर इस साल में आपकी, इस साल में, इनकी दो अलग अलग थी ना ये, अगर आपकी इस साल में डायल्यूटेड EPS आई है अलग, पिछले साल में अलग नहीं भी थी, तो अगर इधर डायल्यूटेड नजर आ रही है ना, तो यहां पर बेसिक के बराबर भी शो करनी है ना, तो वो शो कर दो, लेकिन करो अलग, क्योंकि अगर एक पीरियड में आई है, दूसरे में कंपैरेटिव में जरूर आनी चाहिए, चाहे वो बेसिक के इक्वल है, 2 दफा लिख दो, कोई मसला नहीं है। और अगर बेसिक और डायल्यूटेड सेम है दोनों साल में, तो फिर सिंगल लाइन के अंदर भी शो कर सकते हो, जैसे ये नेस्ले वालों ने किया हुआ है, अर्निंग्स पर शेयर, ये मैंने पहले दिन छुपाया था, बेसिक एंड डायल्यूटेड। अब आप बड़े हो गए, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, IAS 33 ऑल्सो रिक्वायर डिस्क्लोजर इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या बताओ जी, टोटल अमाउंट यूज्ड एज न्यूमरेटर, याद है नोट बनाया था, अब टाइम देख लें, टाइम तो है, थोड़ा सा कोशिश करके हमको नोट ढूंढ लेना, कभी कहाँ पे, किसी वर्किंग में बनाया था या मेन सफ़े पे बनाया था, एग्जाम्पल्स में बनाया था, कौन सा सफ़े पे होगा वो, लो सुभान अल्लाह, जिंदे रहो जिंदे रहो। ये जनाब अर्निंग पर शेयर्स हैं, अर्निंग्स पर शेयर हैं, ठीक है, और इनकी डिटेल ये क्या बताया हमने, न्यूमरेटर में क्या है अर्निंग्स, डिनोमिनेटर में क्या है शेयर्स, प्रेजेंट किया हमने। फिर उसके बाद आगे रेकंसिलिएशन भी थी, अगर आपकी अर्निंग्स प्रॉफिट एंड लॉस वाली और EPS वाली सेम नहीं है तो रेकंसिलिएशन दिखाई, अगर आपके शेयर्स वेटेड शेयर्स जो हैं बेसिक वाले डायल्यूटेड वाले सेम नहीं है, अर्निंग सेम नहीं है, तो हमने ये
रेकन्सिलिएशन शो की थी, ठीक है ना। अब यही उसने कहा हुआ है, ये पहले मैंने आपको सिखा दिया। कहता है टोटल अमाउंट यूज्ड एज न्यूमिनेटर, अर्निंग्स बताओ टू कैलकुलेट बेसिक अर्निंग्स एंड डायलूटेड अर्निंग्स एंड अ रेकन्सिलिएशन ऑफ द न्यूमिनेटर फिगर टू द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, ये बताओ, ठीक है। और अगर कोई डिफरेंस है तो वो भी बताओ, रेकन्सिलिएशन इसी को कहते हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या आना है वो बताओ, और अगर कोई अर्निंग्स और पैट का प्रॉफिट फॉर द ईयर का कोई डिफरेंस है तो उसकी रेकन्सिलिएशन भी बताओ, ठीक है। ठीक है, टोटल अमाउंट यूज्ड एज न्यूमिनेटर एंड अ रेकन्सिलिएशन ऑफ दीज न्यूमिनेटर फिगर्स टू द प्रॉफिट और लॉस, यानी कि जो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हम लेते थे उसकी रेकन्सिलिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस से शो करो, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या है 168 और प्रॉफिट में क्या है 200, तो रेकन्सिलिएशन शो की हुई है। तो ये 168 और ये रेकन्सिलिएशन, ये पहले पॉइंट में दोनों बातें की हैं उसने, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट यूज्ड एज डिनोमिनेटर 100, इस 100 की बात कर रहा है, 100 कंपैरेटिव ईयर में भी आ रहा है, ठीक है। 100 डिस्क्लोज करो to calculate basic and diluted EPS and a reconciliation of these two denominator figures to each other। और अगर इस 100 में और डायल्यूटेड ईपीएस वाले, ये बेसिक ईपीएस का 100 है ना, और डायल्यूटेड ईपीएस का क्या है 142, इन दोनों में डिफरेंस आ गया, ओ माय गॉड, तो क्या करो इसकी भी रेकन्सिलिएशन शो करो। और ठीक है, एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कर ली हुई है ये वाली। अदर एस्पेक्ट्स के अंदर बिल्कुल टाइम हो गया है, इसको ज़रा रीड कीजिएगा। वैसे ये मैंने अभी आपको पढ़ाना है, उसके अंदर रेशोज़ के अंदर भी लिमिटेशंस पढ़ानी है, ठीक है। अब एक काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी एमसीक्यूज़ हैं थोड़े सारे, टोटल को मेरे ख्याल में 20 के करीब होंगे, 20-22। ये देखें जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अभी तो बेटा 57 है, एक एमसीक्यू करवा दूं, सिर्फ एक। 22 हैं, ये 22 के 22 आपका होमवर्क हैं। एमसीक्यू नंबर 1 to 22। अच्छा सुने, अब कल आप लोगों ने क्लास एग्री कर ली है, तो कल मैं आते साथ हो सकता है ये पहले ही पढ़ा दूं, ठीक है। और इसकी थ्योरी की तरफ अब मैं ना जाऊं, हैं सही कुछ अदर एस्पेक्ट्स, लेकिन वो चूँकि रेशोज़ के अंदर भी कवर होने हैं, तो हो सकता है मैं इसके फ़ौरन बाद फिर रेशोज़ की तरफ मूव कर जाऊं। रेशोज़ में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एक बताना बाकी है, कोई लिमिटेशंस वगैरह हैं वो बताना बाकी हैं, और रेशोज़ की एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी रहते हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि इस हफ्ते के अंदर हम ये पेंडेंसी रिमूव कर जाएं। एक ये ईपीएस के एमसीक्यूज़ रहते हैं, और दूसरा रेशो की थ्योरी और रेशो के एमसीक्यूज़, कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। जब वो एमसीक्यूज़ आना शुरू हुए हैं तो कोई भी चीज़ वो पूछ सकता है, तो हमने तो अपनी तसल्ली करनी है। बाकी कैश फ्लो मेन क्लास में चल रहा है, बस वो टिका के करते रहें, उसकी इतनी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत भी पड़े। हाँ, उसकी भी थ्योरी जब आएगी या उसके एमसीक्यूज़ होंगे वो तो एक्स्ट्रा में ही जाएंगे जब एनपीओ शुरू होगा, तो ठीक है ना। लेकिन उसके सवालों के अंदर हमने गुंजाइश नहीं छोड़नी, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।